Good morning, everyone, and happy Dashera to everyone. Let's start. Ha- Happy Dashera to you, sir. आज का दशहरा मैंने खराब किया ना. नहीं So let's नहीं start. बिल्कुल नहीं. So यूनिट वन कंप्लीट करके विल स्टार्ट विद यूनिट टू एंड काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की है. सो दिस गोइंग टू बी इजी नाउ व्हेन वी स्विच टू यूनिट टू. सो यहाँ पे कल कंजेशन कंट्रोल में हम लोगों ने ये सारे पॉइंट्स देखे थे. एंड ये वाला बाकी है अपना. सो when we talk about this quality of service के अंदर when we talk about token bucket. तो token bucket में क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि add one token per tick, यहाँ पे हम लोग ऐड करते जाएंगे एंड एक टोकन हम लोग यहाँ से हटाते जाएंगे. सो बेसिकली क्या होता है, पर टिक यहाँ पे एक टोकन ऐड होते जाएगा एंड वन टोकन इज रिमूव्ड, जिसको हम लोग प्रोसेस करेंगे. तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने देखा लीकी बकेट के अंदर कि आपका इनफ्लो जो है दैट इज क्वाइट फास्ट कंपेयर टू आउटफ्लो. जहाँ पे आपका टैप से जो स्पीड पे पानी आ रहा है वो स्पीड पे हम लोगों का इंटरनल डेटा आ रहा है, और जो आउटपुट है वो फिक्स फ्लो पे जा रहा है प्रोसेसिंग के लिए. लेट्स इमेजिन इनपुट प्रोसेसिंग के लिए जो डेटा आ रहा है, अराइवल हो रहा है, वो 12 एमबीपीएस पे है, और जो हम लोग प्रोसेसिंग के लिए डाल रहे हैं वो 2 एमबीपीएस पे. सो देर इज अ लॉट ऑफ गैप बिटवीन द इनकमिंग डेटा पैकेट्स एंड द आउटगोइंग और अ प्रोसेसिंग मेथड. सो दैट्स क्वाइट प्रॉब्लमैटिक. ठीक है, ये अपना तकलीफ है. अब अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, इट अलाउज बर्स्टी ट्रैफिक एट अ रेगुलर मैक्सिमम स्पीड. मतलब एट अ टाइम हम लोगों ने एक फिक्स स्पीड बोला हुआ है, जहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि ओके जो स्पीड पे इनफ्लो आएगा वो स्पीड आपका 10 एमबीपीएस का है, और जो आउटफ्लो हम लोग करेंगे वो आउटफ्लो आपका एक कांस्टेंट डेटा पे है. मतलब यहाँ पे टोकन पर सेकेंड आ रहा है या फिर पर टिक आ रहा है. अब वो जो स्पीड है टोकन ऐड होने का, अब यहाँ पे टोकन का मतलब क्या है, एक एक प्रोसेसिंग आ रहा है. तो लेट्स इमेजिन कि अगर मैं बैंक में हूँ और मेरे जैसे और 50 लोग हैं, हर किसी को एक टोकन मिला हुआ है. अब टोकन तो आपको बहुत क्विक मिल जाएगा, मैं काउंटर पे जाऊंगा, आई कैन इजीली गेट द दिस टोकन. ठीक है, अब वो टोकन आई कैन इजीली गेट, बट वो टोकन का प्रोसेसिंग, मतलब वो टोकन नंबर जब मेरा आएगा तब जाके मेरा जो भी क्वेरी या काम है वो प्रोसेस होगा, एंड दैट टेक्स टाइम. और वो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं. सो टोकन रिसीविंग जो है, प्रोसेस को जो टोकन मिल रहा है वो अज्यूम कि 5 एमबीपीएस पे है, और एक कांस्टेंट फ्लो जो है जिसके ऊपर वो टोकन प्रोसेस हो रहा है. सो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास टोकन नंबर 1 है, मेरे पास जो है उसके पास टोकन नंबर 2 3 4 5 ऐसे 50 टोकन्स है जो हम लोगों ने यहाँ पे क्लब किए हुए हैं, है ना. अब ये सारे सीक्वेंस में लाइन में खड़े हैं. अब टोकन नंबर 1 का जब टाइम आएगा तो लेट्स अज्यूम कि एक टोकन प्रोसेस करने के लिए इट टेक्स 5 सेकेंड्स. तो वैसे ये कांस्टेंट स्पीड पे, कांस्टेंट फ्लो पे हम लोगों का टोकन प्रोसेसिंग चलेगा. तो एक टोकन प्रोसेस करने का मतलब है एक प्रोसेस को आप एग्जीक्यूशन में डाल रहे हैं. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीकी बकेट एंड टोकन बकेट? यहाँ पे क्या है, दिस स्पेसिफिक एल्गोरिदम इज टोकन डिपेंडेंट एंड दिस स्पेसिफिक इज टोकन इंडिपेंडेंट. यहाँ पे कोई टोकन सिस्टम नहीं है, बराबर है. इफ बकेट इज फुल टोकन इज डिस्कार्डेड बट नॉट द पैकेट आर डिस्कार्डेड. सिर्फ टोकन डिस्कार्ड होगा, पैकेट नहीं है. मतलब प्रोसेस पूरा डिस्कार्ड नहीं हो रहा है, खाली मेरा जो टोकन है वो फिलहाल के लिए डिस्कार्ड हुआ, मैं नया टोकन ले लूंगा जब जगह होगा. तो मेरा जो प्रोसेस है या पैकेट्स है, डेटा है, उसको कुछ नहीं हो रहा है. और यहाँ पे तो क्या है, सीधा डेटा ही आपका डिलीट हो रहा है.
पैकेट कैन ओनली ट्रांसमिट व्हेन देयर इज इनफ टोकन्स। ये यहाँ पे एक मेन पॉइंट है। एंड यहाँ पे पैकेट्स जैसे आते जाएंगे कंटिन्यूअस ट्रांसमिट कर रहे हैं हम लोग। सेम वे यहाँ पे इट अलाउज लार्ज बर्स्ट टू बी सेंड एट अ फास्ट रेट। बर्स्ट रेट आई होप यू रिमेम्बर, हम लोगों ने कल के लेक्चर में पढ़ा था, है ना। तो वही बेसिक से डिफरेंस है, नथिंग दैट डिफिकल्ट। अब इसके बाद में जो हम लोगों का OSI के अंदर जो सबसे टॉप लेयर है वो हम लोग अभी बात करेंगे, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। सो रिमेंबर, अब तक हम लोगों ने OSI के बाकी के 6 लेयर्स डिस्कस कर लिए हैं लाइन बाय लाइन, अगर आप जाके देखोगे। नाउ वी आर एट द लास्ट। नाउ यहाँ पे आपको क्या हम लोग बात कर रहे हैं, इट इज द टॉप मोस्ट लेयर ऑफ इंटरनेट मॉडल, अलाउज पीपल टू यूज। यहाँ से हम लोगों का एप्लीकेशन एक्सेस हो रहा है, यूजर ये लेवल पे बैठा है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये अगर आप देखोगे, दिस इज द यूजर, एंड इफ यूजर वांट्स टू कम्युनिकेट और एक्सेस समथिंग, तो वो टाइम पे हम लोग एप्लीकेशन लेयर पे जाएंगे। और ये एप्लीकेशन लेयर जो है ये एड्रेसिंग का काम कर रहा है। फर्स्ट थिंग, सिक्योरिटी यही मेंटेन करके देगा आपके लिए, और उसके साथ में अलग अलग एप्लीकेशन हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं व्हाट्सएप यूज कर रहा हूं, तो व्हाट्सएप इट्स नॉट जस्ट अ व्हाट्सएप वी आर टॉकिंग अबाउट। व्हाट्सएप के अंदर आपको और भी चीजें मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट्सएप के अंदर आई ऑल्सो गेट वीडियो कॉलिंग, सो दैट इज वन मोर एप्लीकेशन जिसके रिक्वायरमेंट अलग है। वॉइस कॉलिंग रिक्वायरमेंट अलग है। पेमेंट जो व्हाट्सएप पे है, सो दैट इज वन सब एप्लीकेशन ऑफ अ मेन एप्लीकेशन जिसके रिक्वायरमेंट अगेन अलग है। तो वो पैटर्न में, वो वे में यहाँ पे काम चल रहा है। तो अगर आप देखेंगे एप्लीकेशन लेयर पे, इफ वी आर वर्किंग विद एन सेंसिटिव एप्लीकेशन और अ सॉफ्टवेयर, तो वो टाइम पे सिक्योरिटी इज मस्ट। कल हम लोगों ने HTTP प्रोटोकॉल्स, HTTPS क्या होगा, SSL, व्हाई डू वी रिक्वायर्ड। एंड बाय द वे, लेट्स अज्यूम कि अगर मैं कोई एक ये जो सिक्योरिटी लेयर्स है ना, दिस ऐड करना इज वेरी इजी। लेट्स अज्यूम यहाँ पे दिस इज द पॉइंट जहाँ पे मैं डोमेन रजिस्टर कर सकता हूँ, वेब होस्टिंग कर सकता हूँ। दिस इज ओनली वन थिंग, ओके। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो, इफ आई वांट वेबसाइट होस्टिंग, सो लेट्स गो हियर। तो वेब होस्टिंग के अगर मैं जा रहा हूँ, आई होप वी अंडरस्टैंड, डोमेन रजिस्ट्रेशन मीन्स जो वेबसाइट है उसका डोमेन नाम रजिस्ट्रेशन होगा। उसके साथ में इफ यू कैन नोटिस हियर, ये आपको क्या बता रहा है, देखो, फ्री SSL सर्टिफिकेट फॉर योर वेबसाइट। तो ये SSL सर्टिफिकेट, इफ आई जस्ट पिन पॉइंट माई माउस हियर, ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, ध्यान से देखो। यहाँ पे ये क्या बता रहा है, SSL एनक्रिप्शन जो है वो अप्लाई होगा, है ना। तो ये एक सिक्योरिटी लेयर अप्लाई कर रहा है। तो हम लोग कोई वेबसाइट एक्सेस करते हैं और उसके ऊपर जो सिक्योरिटी अप्लाई होगा, डेटा सिक्योरिटी, जब वो ट्रांसमिट होगा सर्वर और क्लाइंट के बीच में, तो उसको वो एनक्रिप्ट करके डालेगा। प्लस यहाँ पे ये आपको हायर बैंडविड्थ दे सकता है, ये होगा। तो ऐसे मल्टीपल थिंग्स आर अवेलेबल। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे, आपका वेबसाइट अप ही रहेगा, रेयरली इट गोज डाउन। सो सिक्योरिटी के अंदर अगर आप देखोगे, दे प्रोवाइड वेरियस लेवल ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे ये SSL सर्टिफिकेट है, देन अलग से और वेब सिक्योरिटीज अगर डालना है तो वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो लेट्स अज्यूम कि मेरे पास यहाँ पे SSL सर्टिफिकेट है। सो ये SSL सर्टिफिकेट का डिटेल आपको दिया हुआ है, ऑथेंटिकेशन, ये सब चीजें यहाँ पे होंगे। सो इफ यू कैन जस्ट गो एंड चेक समथिंग, ये देखो। एंड बाय द वे, ये SSL सर्टिफिकेट हम कुछ नहीं कर रहे, I'll only go and add this specific certificate on my website। बाकी का काम ये जो कंपनी ये SSL सर्टिफिकेट के स्पेसिफिक फंक्शनिंग या बैकग्राउंड पे काम कर रहे हैं, उसके ऊपर बाकी चीजें होंगे। तो यहाँ पे ये अलग अलग टाइप के SSL सर्टिफिकेट है, एंड एज यू कैन सी उसके अलग अलग चार्जेस है। सो अगर मैं जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे या मैं जो स्पेसिफिक एक साइट पे काम कर रहा हूँ वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, तो वो टाइम पे हम लोग ये टाइप के SSL सर्टिफिकेट्स ऐड करते हैं। यहाँ पे इंस्टॉलेशन ऑफ सर्टिफिकेट, ये वो सब ये आपको बता दें। आई मीन वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग।
आप जाके खाली सिक्योरिटी चेक करो, बाकी वहां पे हो जाएगा। नेक्स्ट, वेब सिक्योरिटी। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे वेब सिक्योरिटी के अंदर अगेन हम लोग के पास मल्टीपल चीजें यहाँ पे आ रहा है। क्या आ रहा है कि यहाँ पे हम लोग का वेबसाइट के लिए जो प्रोटेक्शन चीजें रिक्वायर्ड है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये देखो, ये आपको बता रहा है CDN नेटवर्क प्रोवाइड करेगा, बाय द वे, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, है ना। तो ये कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का मतलब क्या होता है? इफ यू रिमेम्बर, हम लोग जावास्क्रिप्ट के अंदर भी सर्टन फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं। कोई, बाय द वे, ये जो आइकन्स यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ये वेबसाइट पे, ये आइकन्स भी हम लोग अलग अलग वेबसाइट से लेते हैं, जिसके ऊपर भी उनका CDN लिंक रहता है। तो CDN का मतलब है कि आपका जो सर्वर है वो यूजर का लोकल पोजीशन देखेगा, और उसके बेस के ऊपर फिर हम लोग वहां से उसको क्विक डेटा प्रोवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग अप टाइम, स्पीड, ये सब मैनेज कर सकते हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पे कि हम लोग के पास जो वेबसाइट है उसका फास्ट प्रोसेसिंग होना है, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे DDoS अटैक यहाँ पे नहीं होगा। मतलब एक मेरा सेंट्रलाइज सर्वर अगर है तो कोई उसको बिजी कर सकता है। तो सेंट्रलाइज सर्वर को मैं ऑल्टरनेट निकाल के मैं क्या करूंगा, लोकल लेवल पे छोटे छोटे सर्वर हम लोग सेटअप कर देंगे। तो कभी भी मेरे वेबसाइट के ऊपर या मेरे एप्लीकेशन के ऊपर DDoS या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डॉस अटैक, है ना, डिनायल ऑफ सर्विस वाला अटैक जो है वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा। आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन। यस। और ये CDN का मतलब क्या रहता है ये समझते हैं। CDN का मतलब है कि मेरा जो लोकल लोकेशन जहाँ पे है, वहां से मेरा नियरेस्ट सर्वर कौन सा है, वहां से डेटा लाके मुझे देगा। तो एक सेंट्रल सर्वर पे मैं डिपेंड नहीं करता हूँ। लेट्स अज्यूम, इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, तो इंस्टाग्राम के मुंबई के लिए ही मल्टीपल CDN नेटवर्क्स या सर्वर होंगे, छोटे छोटे। तो व्हेन आई कनेक्ट फ्रॉम मुंबई का कोई एक स्पेसिफिक एरिया, तो वो मेरा लोकेशन डिटेक्ट करके सबसे पहले चेक करेगा कि नियरेस्ट सर्वर कहाँ पे है, और उसके बेस के ऊपर वहां से वो सर्वर से मुझे कनेक्ट करके देगा, और वहां से मेरा डेटा आएगा। सो दैट्स व्हाट वी मीन बाय CDN। एंड वो CDN के थ्रू क्या होगा, डॉस अटैक, मतलब आपके सर्वर को कोई ज्यादा ही डमी रिक्वेस्ट के से अगर बिजी कर दे, जैसे हम लोगों ने 3 वे हैंडशेक बात किया था, तो वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, बिकॉज मेरे सर्वर सारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो सर्वर अगर डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कोई अगर डॉस अटैक करेगा तो भी कोई एक CDN के अंदर कोई एक एरिया स्पेसिफिक कोई एक अगर सर्वर होगा, तो उसी को वो कर पाएगा। लेकिन सारे सर्वर्स को एक साथ आप डॉस अटैक नहीं कर सकते, सारे सर्वर्स को आप एक साथ हैंग नहीं कर सकते। ये आपके सिक्योरिटी लेवल हो गए। तो बस वही यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, डिफरेंट एप्लीकेशन, उसके आगे एड्रेसिंग होगा, और ये सब होने के बाद में फिर हम लोग ट्रांसपोर्ट लेयर पे जाते हैं। और क्लाइंट सर्वर के बीच में कम्युनिकेशन काफी सिंपल चलता है। वी ऑल नो, ये क्लाइंट है, ये रिक्वेस्ट करेगा कुछ सर्वर को, वो जो रिक्वेस्ट है दैट्स योर क्वेरी विच गोज टू द सर्वर। सर्वर अब क्या करेगा, पहले ऑथेंटिकेट कर सकता है। तो ये एप्लीकेशन है विच बेसिकली ऑथेंटिकेट, चेक द यूजर वेदर जेन्यून और नॉट। अगर जेन्यून है, ऑथेंटिकेशन हो गया, तो फिर यहाँ पे हम लोग का डेटाबेस हो सकता है, जहां से आपको जो डेटा चाहिए वो लाके दे सकता है। अब ये तो नॉर्मल सिनारियो है, एक ही सर्वर है। लेकिन अब क्या होगा, अगर CDN है तो ये बेसिकली सबसे पहले आपका लोकेशन चेक करेगा, एंड लोकेशन के बेस के ऊपर इट बेसिकली कनेक्ट्स यू विद CDN सर्वर। ओके, मैंने कल आपको ईमेल वाला सिस्टम सिखाया था। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, एक एप्लीकेशन है जहाँ पे यूजर कैन सेंड ईमेल, यूजनेट, WW मल्टीमीडिया, FTP, बहुत सारी चीजें हम लोग यहाँ पे काम कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज DNS। एक पढ़ना बहुत जरूरी है, हम लोग DNS डिस्कस करते हैं। ओके, इफ यू रिमेम्बर वी डिस्कस्ड अबाउट DNS एज वेल, और उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे हम लोग बात करेंगे। सो व्हाई डू वी रिक्वायर DNS? यहाँ पे जो मैंने, anyone who can answer this, why do we require DNS? Anyone? Why do we require? सर, एक्चुअली ये मैपिंग के लिए हम यूज करते हैं, लाइक हमारे वेबसाइट को हमें हाँ मैप करना होगा तो।
हाँ लाइक मैप आईपी एड्रेस को हमें मैप करना होता है, तो लाइक हम एक नेम पर्टिकुलर असाइन कर देते उसको, आईपी को, सो वी कैन एक्सेस इट वाया गूगल. यस वेरी गुड. सो बेसिकली क्या होता है यहाँ पे, इफ यू नोटिस, इफ आई परचेज अ वेब होस्टिंग स्पेस, ओके, सो वेब होस्टिंग का मतलब क्या है, क्लाउड के ऊपर मुझे एक जगह मिलेगा, जैसे गूगल ड्राइव है वैसा ही यहाँ पे आई विल गेट अ स्पेस. अब एक वेबसाइट भी रह सकता है यहाँ पे, 10 वेबसाइट भी रह सकता है, एज यू कैन सी. और ये जो है ये स्पेस आपको कितना मिलेगा, लेट्स से यहाँ पे दिस इज गिविंग 10 GB का स्पेस. आगे का जाने दो, वो हम लोग का अभी टॉपिक नहीं है, आई एम नॉट डिस्कसिंग दैट. सो वी आर गेटिंग 10 GB ऑफ स्टोरेज स्पेस. अब इमेजिन दिस लाइक अ गूगल ड्राइव, जो है गूगल ड्राइव के ऊपर आपको इतना स्पेस मिल रहा है. अब वहां पे मैं एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, तो वो जो फोल्डर होगा उसका एक एड्रेस होगा, दैट एड्रेस इज एन आईपी एड्रेस. ठीक है, दिस एड्रेस इज आईपी एड्रेस. तो यहाँ पे व्हेन वी टॉक अबाउट दिस, सो क्या होगा, हम लोग हर एक जो वेबसाइट जब होस्ट होता है तो उसका एक वेबसाइट का एक फोल्डर हम लोग सर्वर पे डाल रहे हैं. ठीक है, एक फोल्डर सर्वर पे जाएगा और ये फोल्डर जो है ना इसका एक आईपी एड्रेस होगा. अब ये आईपी एड्रेस हम लोग याद नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एक डोमेन परचेस करेंगे. वो डोमेन कुछ भी हो सकता है, नाम कुछ भी हो सकता है. लेट्स अज्यूम कि आई परचेस sndt.com नाम का डोमेन. Now this is a name through which I can access this specific website. मतलब ये जो फोल्डर है ये मेरा पूरा वेबसाइट का कोडिंग सारे इसके अंदर है, सारे कोड फाइल्स इसमें है, जिसको मैंने अपलोड या होस्ट कर दिया है, बहुत सिंपल भाषा में. अब ये होस्ट ऐसे ही नहीं होगा. अब मैंने ये जो डोमेन परचेस किया है ना, ये डोमेन को मैं पॉइंट करूंगा ऑन दिस आईपी एड्रेस. तो इससे क्या होगा, व्हेन समवन एंटर्स sndt.com, तो उसके साथ में मैंने बाइंड किया है. रिमेंबर दिस इज कॉल्ड एज बाइंडिंग. ओके, सो sndt डोमेन इज बाइंड विद दिस आईपी एड्रेस. सो व्हेनेवर आई एंटर sndt, मेरा ब्राउजर ये आईपी एड्रेस ढूंढ के लाएगा और वो आईपी एड्रेस के ऊपर फिर कॉल होगा, तब जाके ये फोल्डर में से जो भी मेरा होम पेज या मेन इंडेक्स पेज रहेगा वो फेच होके आएगा. दैट्स क्वाइट सिंपल. सो कहीं पे भी, जैसे हम लोग मोबाइल में, हम लोग हर किसी का मोबाइल नंबर याद नहीं रख सकते, तो हम लोग क्या करते हैं, वी बेसिकली ऐड अ नेम ऑन दैट मोबाइल नंबर. तो नेक्स्ट टाइम जब मैं अगर कॉल करूंगा तो मैं मोबाइल नंबर पे कॉल कर रहा हूँ, मैं डायरेक्टली वो नंबर याद नहीं रख सकता. इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू रिमेम्बर द नंबर. तो सेम चीज यहाँ पे होता है. तो अगर आप देखेंगे डीएनएस क्या करता है, ये मैप करता है. किसको मैप करेगा, आपका क्लाइंट के नेम को उसके आईपी एड्रेस के साथ में. जैसे यहाँ पे हम लोग इसको अलाइज बोल रहे हैं. अलाइज मीन्स एक नाम दे दिया है, जिसके थ्रू ये एड्रेस को मैंने एक नाम दे दिया है. ठीक है, ये जो आईपी एड्रेस है, ये आईपी एड्रेस को हम लोग एक पेट नेम दे रहे हैं, बिकॉज मैं वो आईपी एड्रेस याद नहीं रख सकता. जैसे एक मोबाइल नंबर है तो उसको मैं एक अलाइज, एक नाम दे रहा हूँ. क्यों, बिकॉज मोबाइल नंबर मैं याद नहीं रख सकता, वो नाम जो है वो मैं याद रख सकता हूँ. तो सेम चीज यहाँ पे, मुझे अगर गूगल पे जाना है, मुझे गूगल का आईपी एड्रेस नहीं याद है लेकिन गूगल नाम याद है. मुझे इंस्टा पे जाना है तो वो इंस्टाग्राम आपको याद है, जीमेल वो याद है हमको, sndt ये ना याद रहेगा, लेकिन उसका आईपी एड्रेस नहीं याद रहेगा. तो हम लोग हर एक आईपी एड्रेस के साथ एक अलाइज ऐड करते हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम लोग जब वो नाम एंटर करते हैं, ये आपका डोमेन नेम होगा. डीएनएस का मतलब होता है डोमेन नेम, है ना. तो आईपी एड्रेस को डोमेन नेम के साथ में बाइंड करने का जो प्रोसेस है उसको आप डीएनएस बोलते हैं, और वो ढूंढ के लाना रहता है, बाय द वे. तो लेट्स सपोज कि हम लोगों ने यहाँ पे ये होस्ट नेम एंटर किया जीमेल, तो वो जो है ना वो होस्ट नेम डीएनएस क्लाइंट के पास जाएगा. डीएनएस क्लाइंट देखेगा, ये देखो यहाँ पे, है ना. तो मैं आपको एक सिंपल सा डायग्राम बता देता हूँ. यहाँ पे आपके पास ये होस्ट नेम है. अब आपके पास एक FTP क्लाइंट होगा, ठीक है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. अब ये FTP क्या करेगा, फाइल उठा के तो लाना है ना, वेब पेज उठा के लाना है. तो सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेप में हम लोगों ने gmail.com एंटर किया. तो FTP क्लाइंट क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट को DNS क्लाइंट के पास भेजेगा कि भाई सबसे पहले ये जीमेल का आईपी एड्रेस तो ढूंढो. तो DNS क्लाइंट क्या करेगा, अगर उसी के पास लोकली जीमेल का आईपी एड्रेस अगर अवेलेबल है, बिकॉज मैंने वो सेम वेबसाइट अगर पहले भी एक्सेस किया है, तो मेरे लोकल कंप्यूटर पे इसका आईपी एड्रेस अवेलेबल होगा, तो मेरे लोकल कंप्यूटर से ही वो डेटा उठा लेगा.
अगर नहीं है तो फिर वो डेटा रिक्वेस्ट जाएगा डीएनएस सर्वर पे। डीएनएस सर्वर अब चेक करेगा कि जो आईपी एड्रेस से रिक्वेस्ट आ रहा है वो आईपी एड्रेस को ये स्पेसिफिक वेबसाइट एक्सेस करना अलाउड है क्या, वो लोकेशन पे अलाउड है क्या। अगर अलाउड है तो डीएनएस सर्वर क्या करेगा, रिस्पॉन्स में ये जीमेल का आईपी एड्रेस सेंड करेगा डीएनएस क्लाइंट को। डीएनएस क्लाइंट से वो आईपी एड्रेस जाएगा एफटीपी क्लाइंट को, और एफटीपी क्लाइंट अब वो आईपी एड्रेस के ऊपर कॉल करके ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू जो डेटा, जो ईमेल हम लोग मांग रहे थे वो निकाल के लेके आएगा। और ये सारा काम जो हो रहा है ये आपका एप्लीकेशन लेयर पे हो रहा है ना। तो क्लाइंट जो है, मैं तो जीमेल विंडो पे बैठा हुआ हूँ, तो वो जो जीमेल विंडो पे मैं बैठा हूँ वहां पे ये काम हो रहा है। ठीक है। सो डीएनएस का काम क्या होगा, डोमेन नेम को बाइंड करना विद आईपी एड्रेस। उसके साथ में यहाँ पे इंटरनली 3 टाइप के सर्वर रहता है, बट उतना डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है। ऑथेंटिकेटिव सर्वर रहता है, एक आपका लोकल सर्वर रहता है और एक मेन सर्वर रहता है जहां से हम लोग फेच करके लाता है। वो जाने दो, उतना डिटेल में आपको नहीं पढ़ना है, बट बेसिक ये सिंपल सा डायग्राम याद रखो। हम लोग को कुछ एक फाइल लेके आना है, तो वो फाइल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो फाइल लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एफटीपी क्लाइंट के पास रिक्वेस्ट जाएगा। वो एफटीपी क्लाइंट बोलेगा कि डायरेक्ट फाइल नहीं मिल सकता, मुझे उसका आईपी एड्रेस तो चाहिए। तो आईपी एड्रेस के लिए वो डीएनएस क्लाइंट को पूछेगा। डीएनएस क्लाइंट के पास लोकली अगर वो आईपी एड्रेस अवेलेबल नहीं है तो वो सेम क्वेरी वो आगे फेच करेगा, भेजेगा डीएनएस मेन सर्वर पे। ये आपका मेन डायरेक्टरी है। ठीक है। जैसे हम लोगों का येलो पेजेस वाला पहले पुराना फोन डायरेक्टरी आता था जिसमें हर किसी के फोन नंबर्स होते थे, एग्जैक्ट सेम चीज है। और फिर अगर मैं ऑथोराइज्ड हूँ वो आईपी एड्रेस, वो फाइल एक्सेस करने के लिए, तो फिर रिस्पॉन्स में डीएनएस सर्वर आईपी एड्रेस रिलीज करके क्लाइंट के पास भेजेगा, डीएनएस क्लाइंट एफटीपी क्लाइंट के पास भेजेगा, और एफटीपी क्लाइंट वो आईपी एड्रेस पे रिक्वेस्ट भेज के ट्रांसपोर्ट लेयर के थ्रू वो फाइल हमको ला के देगा। अब यहाँ पे वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज नेम स्पेसेस। अब ये नेम स्पेसेस क्या होता है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक कॉलेज के अंदर मल्टीपल अलग अलग नेम स्पेस हो सकते हैं, है ना। जस्ट गिव मी 5 minutes, आई विल बी बैक। 5 minutes। सो वी वर टॉकिंग अबाउट डीएनएस। अब डीएनएस के अंदर हम लोग के पास एक वी हैव समथिंग दैट इज कॉल्ड एज नेम स्पेस। अब ये नेम स्पेस का मतलब क्या होता है, नेम्स मस्ट बी यूनिक बिकॉज द एड्रेसेस आर यूनिक। दो सेम डोमेन नेम्स नहीं हो सकते, है ना। बिकॉज एक नेम स्पेस जो है, नेम स्पेस में क्या होगा, इट मैप्स ईच एड्रेस टू अ यूनिक नेम। हर आईपी एड्रेस एक यूनिक नाम से मैच करेगा। तो अब यहाँ पे एक जो होता है डोमेन नेम, वो आपका फ्लैट नेम स्पेस होता है। सो इसके अंदर क्या होगा, इन दिस नेम इज असाइंड टू अ एड्रेस, एंड ये नेम स्पेस जो है इज अ सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स विदाउट एनी स्ट्रक्चर। जैसे कॉलेज के अंदर कोई एक ऐसा ऑफिस हो सकता है जिसका ये नाम है, कोई एडमिन ऑफिस हो सकता है ना, कोई आईटी डिपार्टमेंट हो सकता है, एक लैब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। सो ऐसे जो नाम है ये हम लोग लार्ज सिस्टम या बड़े कंपनीज के लिए, वेबसाइट के लिए ऐसा यूज नहीं कर सकते। आपका वेबसाइट का नाम बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हायरार्कल नेम स्पेस यूज करते हैं। और ये हायरार्कल नेम स्पेस जो है ये सेवरल पार्ट या पोर्ट जो है उससे कनेक्ट होता है। तो हायरार्कल नेम स्पेस में इन दिस नेम इज मेड ऑफ सेवरल पार्ट्स, और यहाँ पे ऑथोरिटी जो रहेगा वो यहाँ पे असाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने SNDT वेबसाइट पे गया, अब वहां से मेरे पास sndt.com/डिपार्टमेंट वाला एक पेज होगा, और उसके अंदर /IT वाला पेज आएगा, उसके अंदर फिर आगे आगे जो स्पेसिफिक डेटा तक मुझे पहुंचना है ये वे में आएगा। सो दिस इज द नेम स्पेसिंग, हाउ इट इज असाइंड बेसिकली। क्लियर है। तो ये नेम स्पेसिंग हम लोग यूज करते हैं और इसकी जरूरत है। अब डोमेन नेम स्पेस कैसे वर्क करता है, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया, एक रूट डोमेन रहेगा। रूट डोमेन का मतलब है .edu, मतलब हम लोग जो जैसे sndt.co.edu, या फिर यहां पे मैं लिखता हूं .edu.in,
तो यहाँ पे ये लास्ट में जो आ रहा है ना, ये आपका टॉप लेवल डोमेन होता है, रूट डोमेन होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, ये हम लोग का रूट लेवल डोमेन है। तो आगे अगर मैंने डॉट इन या कंट्री स्पेसिफिक कुछ नहीं डाला है, तो मेरा फिलहाल के लिए मेरा जो रूट डोमेन है वो एम्प्टी है। उसके बाद में ये डॉट edu आएगा। उसके नीचे फिर अगर मैंने ये एजुकेशन जो है, ये यहाँ पे ABC दिया है, लेट्स अज्यूम दिस इज SNDT, तो उसके लिए जाएगा। और उसके अंदर अब मैंने लेट्स से MCA.SNDT डाला हुआ है .edu, तो आप स्पेसिफिक MCA वाले पेज पे जा रहे हो। अब उसके अंदर भी मैंने fi.mca.sndt.edu ऐसा लिखा हुआ है, तो आप उस पे जा रहे हो। तो इसको सब डोमेन बोलते हैं बाय द वे। मेन डोमेन का आपको पैसा देना पड़ता है, सब डोमेन हम लोग को उसका अलग से पैसा नहीं देना पड़ता है। और डोमेन जितना पॉपुलर कीवर्ड्स अगर उसमें रहेंगे, उतना उसका वैल्यू ज्यादा रहता है। इफ आई जस्ट गिव यू वन एग्जाम्पल, तो यहाँ पे जाके लेट मी जस्ट गो टू डोमेन्स, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं देखूंगा, इफ आई सर्च फॉर अ डोमेन नेम, मुझे कोई डोमेन नेम चाहिए, आई कैन सर्च फॉर दैट स्पेसिफिक डोमेन नेम। तो लेट्स अज्यूम कि मैं यहाँ पे डोमेन नेम सर्च कर रहा हूँ, मुझे चाहिए NM कॉलेज, दैट इज क्वाइट पॉपुलर। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, nmcollege.com ये डोमेन अवेलेबल है, बट कैन यू सी द प्राइस? This is the price they are charging for a domain name. Why they are charging so much? Because this name is very, very, very popular in educational institution. So maximum people are searching for this, and hence this is a premium domain. तो यहाँ पे ट्रैफिक या लोग आने के मेरे चांसेस ज्यादा है। तो आपका डोमेन अगर नॉर्मल डोमेन है, लेट्स चेक कि इफ आई सर्च फॉर SNDT कॉलेज, तो अब अगर मैं ये डोमेन के बारे में सर्च करूंगा, कैन यू सी, ये सेम डोमेन मुझे बहुत आराम से मिल जाएगा, एंड दे आर नॉट चार्जिंग मच ऑन दिस। और ये डोमेन के साथ में आई कैन हैव मल्टीपल चॉइसेस कि मैं ये वाला डोमेन, आई कैन ऑप्ट फॉर दिस डोमेन, दिस। सो ये अलग अलग टाइप के आपके डोमेन है। अब वो अलग अलग डोमेन का मतलब क्या होता है वो हमको समझता है, जैसे .com है, कॉमर्शियल हो गया, .edu एजुकेशन हो गया। तो ऐसे यहाँ पे, सो लेट्स अज्यूम कि इफ आई सर्च फॉर .edu, SNDTcollege.edu, इज इट अवेलेबल? नहीं, ये अवेलेबल नहीं है, बट उसका ऑल्टरनेटिव मेरे पास अवेलेबल है, और उसके चार्जेस आपके अलग अलग है। तो डोमेन्स, आप कौन सा डोमेन सिलेक्ट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक डोमेन कितना पॉपुलर है नहीं है, उसके बेस के ऊपर हम लोगों का डोमेन नेम डिसाइड होता है। और उसके बाद में अब यहाँ पे मैंने SNDT तो सर्च किया, अब ये मैंने रजिस्टर कर लिया, लेट्स सपोज ये वाला अवेलेबल है। अब इसके बाद में यहाँ पे अगर हेल्प सेंटर है ना, तो वो हेल्प सेंटर का नाम, उसके लिए मुझे अलग से यहाँ से डोमेन नहीं परचेज करना है, उसको सब डोमेन बोलता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे उसको डायरेक्ट बना सकता हूँ, help.sndt.com, ठीक है, दिस कैन बी माई सब डोमेन। और mca.help.sndt.edu, दिस कैन बी माई अनदर सब डोमेन। मतलब मैं अलग अलग लेवल पे जा रहा हूं और अलग अलग वेब पेजेस यहाँ पे एक्सेस होंगे। इट्स एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन एंड फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन जो है, इन दिस लेबल इज टर्मिनेटेड बाय नल स्ट्रिंग। तो जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे, this fully qualified domain name that contains full name of a host, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है ये abc.edu है ना। तो ये abc.edu जो है वो हमको नहीं चाहिए फिलहाल, वो नल स्ट्रिंग है, लेकिन उसके आगे जो है ना वो आपको मेन चीजें आपको दे रहा है। तो और पार्शियली क्वालिफाइड डोमेन का मतलब है स्टार्ट फ्रॉम द नोड नेम बट डजंट रीच टू अ रूट। क्यों? बिकॉज यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली कहाँ पे जा रहे हैं, ये एक स्पेसिफिक पेज पे जा रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सिंपल भाषा में हम लोग क्या बोल रहे हैं, जहां पे हम लोगों ने जो सब डोमेन बोला है, तो मैं यहाँ पे ऑल टुगेदर एक नया वेबसाइट बना रहा हूँ, जिसके अंदर हम लोग जो ओरिजिनल रूट नोड है वो रूट नोड पे जा ही नहीं रहे, और अलग से मैंने एक सेपरेट छोटा सा पेज बनाया हुआ है या वेब पेजेस बनाया हुआ है, जहां से उठा के मैं सारा डोमेन डेटा आपको दे रहा हूँ। और ये फुल्ली क्वालिफाइड के अंदर क्या रहेगा कि मैं वो वेबसाइट के अंदर वो स्पेसिफिक पेज पे आपको लेके जा रहा हूँ। तो रूट के थ्रू हम लोग होके जा रहे हैं, बस उतना ज्यादा कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। DNS जेनेरिक डोमेन्स होता है .edu org, और उसके आगे कंट्री डोमेन रहता है। कंट्री डोमेन मींस edu org.in,
या org.us या .in, देन mil.in, मिलिट्री साइट्स के लिए mil यूज होता है, देन co.in। तो कंट्री स्पेसिफिक डोमेन नेम्स भी आएंगे टॉप लेवल, और उसके आगे ये आएगा इनवर्स डोमेन यूज टू मैप एड्रेस टू अ नेम। इनवर्स डोमेन का मतलब क्या रहता है, आईपी एड्रेस को डोमेन नाम के साथ में मैच करने के लिए इनवर्स एड्रेस हम लोग यूज करते हैं। ये हम लोग जब डीएनएस सेट करते हैं ना, वो टाइम पे हम लोग डालते हैं, जहाँ पे मेरा आईपी एड्रेस का फर्स्ट डिजिट जो रहेगा वो, और मेरे जो कंप्लीट डोमेन नेम है इसको रिवर्स में लिखते हैं। ठीक है, तो लेट्स से कि मेरा आईपी एड्रेस है 192.168.1.1, तो और मेरा डोमेन नेम है sndt.com। तो यहाँ पे मैं इसके लिए रिवर्स में ये डोमेन नेम को रिवर्स में मैं यहाँ से यहाँ लिखूंगा, और उस सबसे पहले मेरा आईपी एड्रेस का जो सबसे फर्स्ट डिजिट है वो आएगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 192.com.sndt, ऐसे कुछ हम लोग करते हैं। ये इनवर्स डोमेन रहता है, ये बेसिकली बाइंडिंग में यूज होता है, डीएनएस बाइंडिंग या डीएनएस प्रैक्टिकल हम लोग करते हैं लिनक्स के अंदर, वहां पे हम लोग यूज करते हैं इसको। ओके, इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ईमेल कल मैंने सिखाया था लेक्चर में आपको, तो ये मैं वापस नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे आपको थोड़ा अलग डायग्राम मिलेगा, यू कैन रीड दिस, कल मैंने जो बताया था बेस्ड ऑन दिस। सो सेंडिंग ईमेल बहुत सिंपल है। अब ये दिस इज क्वाइट इजी, ये एक एनवेलप बनता है जिसके ऊपर किस फ्रॉम एंड वेयर ये आएगा, इसके आगे क्या डिटेल्स आएंगे वो दिया हुआ है, रिसीविंग ईमेल के पास क्या डिटेल जाएगा वो दिया हुआ है। SMTP क्या रहता है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम लोग ईमेल में यूज करते हैं। तो इफ यू रीड वेरी केयरफुली, जब अगर हम लोग ईमेल भेजते हैं तो वहां पे आपके पास MTA रहता है, MTA मीन्स मेल ट्रांसफर एजेंट। कल मैंने आपको सीक्वेंस जो बताया था क्लासरूम में, वहां पे हम लोगों ने सीखा था MTA कहाँ पे काम करता है। तीन चीजें रहते हैं, एक रहता है मेल यूजर एजेंट, जिसके नीचे आता है मेल डिलीवरी एजेंट, और इसके नीचे आता है मेल ट्रांसफर एजेंट। तो ये जो मेल ट्रांसफर एजेंट है ये मल्टीपल रहते हैं, दिस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग दिस डेटा और एन ईमेल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन। सो वी हैव मल्टीपल MTAs जिसके थ्रू आपका ईमेल होके जा रहा है, और जब ये MTA फेज में आपका ईमेल है तब वहां पे SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, और वही टाइम पे आपका ईमेल बहुत ज्यादा वीक भी है, मतलब इस पे अटैक होने के चांसेस सबसे ज्यादा कब होते हैं, जब वो SMTP फेज में होता है। सो वीकनेस इज अ बिग हियर, एंड दैट्स वाई हम लोग इसके ऊपर PGP अप्लाई करते हैं। PGP स्टैंड्स फॉर प्रिटी गुड प्राइवेसी, मतलब एक एल्गोरिदम के थ्रू एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन अप्लाई करेंगे। एक आइडिया वाला मैंने आपको एल्गोरिदम का नाम बताया था, दैट इज फॉर एन एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, है ना। तो यहाँ पे मैं 128 की एनक्रिप्शन, 64 की ऑफ एनक्रिप्शन, ऐसे हम लोग एनक्रिप्शन एनक्रिप्टेड एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं क्या बोल रहा हूँ अगर आपको नहीं पता है तो थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन एल्गोरिदम के बारे में। तो ये अमन है जो ये बाबू को मैसेज भेज रहा है। तो सबसे पहले वो मैसेज जाएगा मेल सर्वर पे, मेल सर्वर आपका लोकल सर्वर रहेगा जिसको मैं बोलूंगा MDA, मेल डिलीवरी एजेंट, और यहाँ पे भी और एक MDA होगा, दैट इज मेल डिलीवरी एजेंट। और ये जो है ये इंटरनेट, यहाँ पे आपके मल्टीपल MTA काम करेंगे। और ये जो अमन है ये आपका मेल यूजर एजेंट है, ये भी ये मेल यूजर एजेंट है। तो मैंने ईमेल कंपोज करके मेल सर्वर को भेजा, मेल सर्वर आगे उसको डिलीवर करेगा इंटरनेट पे, है ना, जहाँ पे मल्टीपल MTA काम करेंगे, ट्रांसफर एजेंट आपके कुरियर वाले, वहां से वो जाएगा ये जो बाबू है उसका जो भी लोकल सर्वर मेल सर्वर रहेगा वहां पे, और जैसे ही ऑनलाइन आएगा ये सर्वर सारे ईमेल उठा के यहाँ पे देगा। एंड बाय द वे मेल सर्वर से यूजर को जो ईमेल जा रहे है ना, ये प्रोसीजर के लिए आपके दो प्रोटोकॉल काम करते हैं, एक POP3 आता है या फिर एक ICMP आता है, बराबर है। याद आया, कल मैंने बताया था। Yes, sir. सो आई होप आपने ICMP प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा रहेगा, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा रहेगा। एक बार जाके चेक करो, वो आपको चेक करना है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अब यहाँ पे दोनों में मैं आपको बेसिक डिफरेंस बता देता हूँ। लेट्स जस्ट चेक। सो यहाँ पे लेट्स से आई हैव POP3 प्रोटोकॉल एंड ICMP प्रोटोकॉल। सो ये दोनों में डिफरेंस क्या है ये देखते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा डिफरेंस।
हाँ सॉरी, आई मैप है, मैंने आईसीएमपी लिख दिया, आई मैप है। और आईसीएमपी भी है, वो वाला भी हम लोग यूज करते हैं। आईसीएमपी क्यों नहीं बता रहा है, ये देखो ये रहा आईसीएमपी प्रोटोकॉल। सो ये बेसिकली क्या है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल है आईसीएमपी, जिसको हम लोग यूज करते हैं। तो POP3 जो है POP3 के अंदर भी आता है और ये वाला भी आएगा आपका। तो डिफरेंस अगर आप देखेंगे, POP3 के अंदर क्या हो रहा है, पोस्ट ऑफिस है, और ये है आपका इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल है। और ये दोनों कैसे काम करता है वो यहाँ से जाके थोड़ा सा आपको देखना है। अब बेसिकली ये दो प्रोटोकॉल्स की मैं यहाँ पे बात क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज एक प्रोटोकॉल जो है वो सारे ईमेल जो है ना वो अपने पास रखता है और उसका एक्सेस आपको ऑनलाइन देता है। और ये दो प्रोटोकॉल जो मैंने बताया उसमें से एक प्रोटोकॉल जो है ना वो क्या करता है जैसे ही मैं ऑनलाइन आऊंगा, मेरे ईमेल आया ना वो सारे उठा के मेरे सिस्टम पे डंप कर देगा। अब इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ये समझो। लेट्स अज्यूम कि मैं मेरा जो पर्सनल ईमेल आईडी है वो यूज कर रहा हूँ, कमर्शियल मेरा प्रोफेशनल ईमेल आईडी नहीं, कंपनी से मुझे जो ईमेल आईडी दिया है वो नहीं, मैं मेरा पर्सनल ईमेल आईडी यूज कर रहा हूँ। अब मेरा पर्सनल ईमेल आईडी जो है वो मेरे मोबाइल से भी एक्सेस हो रहा है, मेरे लैपटॉप से भी एक्सेस हो रहा है, और मैं कोई दूसरे कंप्यूटर पे लॉगिन करके वहां से भी एक्सेस कर सकता हूँ। और हर जगह पे मुझे सेम ईमेल मिलेंगे, क्यों, बिकॉज वो ईमेल मेरे मैं अगर ये लैपटॉप से मेरा ईमेल अकाउंट अगर एक्सेस करता हूँ तो ये लैपटॉप के ऊपर वो सारे ईमेल आके डंप नहीं हो रहे हैं, वो सर्वर पे ही रहेंगे और मैं चाहिए वहां से उसको एक्सेस कर सकता हूँ, है ना, ये एडवांटेज है। और इसमें दूसरा जो प्रोटोकॉल है, अब उसका एडवांटेज क्या रहता है, मैं अगर एक ऑफिशियल ईमेल आईडी दे रहा हूँ एंड वो ईमेल आईडी के ऊपर जो डेटा आएगा वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, और मुझे नहीं चाहिए कि आप वो ईमेल आईडी को और कोई भी सिस्टम पे एक्सेस करो, और एक्सेस कर भी लो तो वो डेटा आपको नहीं मिलना चाहिए सारा। तो सेकेंड वाला ये इसमें से जो प्रोटोकॉल है ना वो आपको जाके ढूंढना है। तो उसके अंदर क्या होता है, अगर मैंने ये कंप्यूटर से मेरा ईमेल आईडी अगर लॉगिन किया तो जो भी ईमेल्स मेरे आए हुए हैं वो सारे ईमेल मेरे अभी तक के जो भी अपडेटेड रहेंगे। मतलब लास्ट मैंने कल लॉगिन किया था, ईमेल अकाउंट चेक किया था, और अभी मैं कर रहा हूँ, और ये कल से आज के बीच में मुझे 10 नए ईमेल आया, तो वो 10 नए ईमेल जो है ना वो मेरे लोकल सिस्टम पे डंप हो जाएंगे, सर्वर अपने पास कुछ नहीं रखेगा। ठीक है, तो एक प्रोटोकॉल करता है सारे ईमेल अपने पास ही रखेगा, आपको चाहिए वहां से आप कोई भी लोकेशन से वो ईमेल एक्सेस कर सकते हो। दूसरा प्रोटोकॉल जो है, जब जब आप लॉगिन करोगे वो सीधा आपको वो ईमेल्स उठा के आपके जो भी सिस्टम से आपने लॉगिन किया है ना वहां पे लाके आपको डंप कर देगा वो ईमेल्स को। तो आप जब अब मैं ये लैपटॉप से मैंने ईमेल अकाउंट एक्सेस किया और जो 10 नए ईमेल आए थे वो मेरे ये अकाउंट पे डंप हो गए। ठीक है, अब अगर मैं दूसरे लैपटॉप से अगर एक्सेस करूंगा ना तो वो डंप्ड ईमेल ये वाले लैपटॉप पे है, वो वहां पे नहीं मिलेंगे मुझे। ठीक है, ये पैटर्न होता है। अब यहाँ पे ये आपका मेन ईमेल सिस्टम कैसे काम करता है, ये यहाँ पे इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको स्किप कर सकते हैं। मेल ट्रांसफर फेज कैसे काम करेगा, अगर मैं एक ईमेल भेजता हूँ मेल फ्रॉम, अब अगर यहाँ पे हम लोग के पास कुछ कोड रहता है, ठीक है, ये कोड जो है ना ये हम लोग हर जगह पे यूज करते हैं। बाय द वे अगर आपने देखा रहेगा, हम लोग कोई एपीआई टेस्टिंग करते हैं, कोई वेबसाइट से कुछ अगर डेटा लेके आ रहा है, यहाँ पे हर जगह पे ऐसे कोड यूज होता है। ओके, और ये कोड हर जगह पे काम करता है, आई मीन नॉट जस्ट हियर, इट वर्क्स एट मल्टीपल प्लेसेस। तो यहाँ पे अगर आपने देखा रहेगा, वी बेसिकली एस्टेब्लिश अ कनेक्शन। तो अगर कनेक्शन एस्टेब्लिश अगर हो गया तो सर्विस के लिए ये देखो ये मेल ट्रांसफर एजेंट है और ये मेल ट्रांसफर एजेंट का क्लाइंट है। तो अभी वो क्या बोल रहा है कि हमको कोई एक कनेक्शन एस्टेब्लिश करना है, तो कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए वो जो कोड भेजेगा वो होगा 220, और यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स या एक्नॉलेजमेंट आया तो फिर ये उसको एक्नॉलेज करेगा, बोलेगा कि हाँ कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया, ओके दैट इज 250, और उसके बाद में मैसेज ट्रांसफर होगा। तो मेल फ्रॉम कहां से कौन सा मेल जाएगा, सर्वर पे रिक्वेस्ट गया, सर्वर बोलेगा ओके आई कैन हियर दैट,
अब उसके बाद में रिप्लाई नहीं आया, ये रिप्लाई अगर यहाँ लॉस हो गया, वापस ये सर्वर बोलेगा ओके सेंड द मैसेज, तो उसके लिए वो कोड भेजेगा 250। इसके बाद में डेटा आएगा, ये कंप्लीट बॉडी के साथ में, ये इतने टाइम के लिए डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सारा डेटा सक्सेसफुली सर्वर पे गया, तो सर्वर वापस 250 भेजेगा, मतलब सक्सेसफुल डिलीवर हो गया। इसके बाद में अब आपका डेटा जो भी है वो डिलीवर हो गया, आपको जो ईमेल भेजना था अटैचमेंट के साथ में वो आपने लेट्स से भेज दिया, तो उसके बाद में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हम लोग क्विट कर देते हैं, है ना। तो अगर कनेक्शन सर्वर से अगर क्लोज हो गया तो लास्ट में सर्वर आपको बाय बोलेगा, बाय बोलने का मतलब है 221। तो ये आपके कुछ कोड रहते हैं जो हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब इसका एक छोटा सा अगर मैं एग्जांपल बताऊं आपको रियल लाइफ, जो हम लोग यूज करते हैं वेबसाइट्स पे एपीआई टेस्टिंग के लिए, बाय द वे, सो उसके लिए वी यूज हॉपस्कॉच एक है, और एक पोस्टमैन करके एक साइट यूज करता है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये कोई एक वेबसाइट है जिसके ऊपर हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। अब यहाँ पे गेट पोस्ट अलग अलग टाइप के आपके रिक्वेस्ट होते हैं, जिसके थ्रू हम लोग डेटा आएगा नहीं आएगा वो चेक कर सकते हैं। तो लेट्स से मेरे पास ये गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट के थ्रू मैंने अगर डेटा यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा ये डोमेन पे, ठीक है। अब यहाँ से ये नहीं जा रहा है, तो ये मैंने पोस्ट रिक्वेस्ट के थ्रू भेजा। अब जब मैं अगर भेजूंगा तो यहाँ पे आपके पास पैरामीटर्स आते हैं, ये बॉडी है, और यहाँ पे आपको हेडर बताएगा, और यहाँ पे आपका कोड आता है। अच्छा, न्यू वर्जन बता रहा है ये, ओके। हाँ, सो लेट्स से नाउ इफ आई सेंड अ रिक्वेस्ट, ओके, तो जब मैं रिक्वेस्ट अगर भेजूंगा तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है, ब्राउजर एक्सटेंशन मेरा इनेबल्ड है, मैंने दूसरे प्रोजेक्ट के लिए किया था, तो ये वहां पे ही यूज कर रहा है। और उसके साथ में अगर मैं टेस्ट यहाँ पे जाके देखूंगा, या प्री रिक्वेस्ट कौन सा होगा, ऑथराइजेशन कौन से हो रहा है, और यहाँ पे ये अगर मैं बॉडी देखूंगा तो ये बॉडी बता रहा है ये वाला मेरा डेटा ट्रैवल कर रहा है, हेडर कुछ यहाँ से कुछ डेटा जा रहा है। तो ये मल्टीपल चीजें हैं जो आपको बता रहा है। अब टेस्टिंग के लिए लेट्स से मुझे ये वाला ही टेस्ट करना है, मेरा एक्चुअली लोकल सर्वर बंद है जो मैं प्रोजेक्ट के लिए कर रहा था। सो नाउ व्हेन आई सेंड, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये रॉ रिजल्ट आया, एंड ये जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, ये स्पेसिफिक डोमेन पे जो मैंने रिक्वेस्ट भेजा है, एज यू कैन सी आई हैव सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन दिस स्पेसिफिक वेब पेज, ओके। और वैसे ही मैं दूसरे पेज पे भी भेज सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे भेजता हूँ GoDaddy पे, जो हम लोग पहले देख रहे थे। तो ये मैंने GoDaddy.com पे गया मैं, ओके, और यहाँ से ये डोमेन मैं ले रहा हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, एंड इफ आई सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन दिस स्पेसिफिक डोमेन, क्या हो गया, हाँ, सो नाउ इफ आई सेंड अ रिक्वेस्ट ऑन दिस स्पेसिफिक डोमेन, ओके, सो यहाँ पे आपको बताएगा अगर कनेक्शन सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया। कैन यू सी यहाँ पे स्टेटस क्या बता रहा है, 200, दैट इज ओके। आई होप गर्ल्स यू कैन सी, राइट, and I am audible, right? Hello? Yes, sir. हाँ, सो दिस इज द प्लेस। और ऐसे बहुत सारे टूल्स रहते हैं जो हम लोग रियल टाइम में यूज करते हैं, और इसने कितना सेकेंड यूज किया ना वो भी एग्जैक्ट बता रहा है, क्या साइज का फाइल हमको डिलीवर होगा, और वो जो फाइल डिलीवर होगा उसको मैं यहाँ पे चेक कर सकता हूँ, रॉ HTML, हेडर क्या आएगा उसका, और टेस्ट रिजल्ट क्या आया। हेडर मतलब क्या क्या डिटेल्स यहाँ पे हम लोग कैच कर रहे हैं, इफ यू नोटिस हियर, तो यहाँ पे आपको बताएगा कैश क्या आया, कंटेंट क्या आएंगे, एनकोडिंग डिकोडिंग क्या हो रहा है, कौन से टाइम पे, और उसके बाद में क्या एक्सेप्ट किया, डिनाई किया, कौन सा लैंग्वेज है, कौन सा लोकेशन है। ये देखो लैंग्वेज लोकेशन इंडिया है तो उसके हिसाब से टेस्ट रिजल्ट क्या आया। अभी फिलहाल के लिए हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, टेस्ट रिजल्ट के लिए टेस्ट स्क्रिप्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक डीबगिंग के लिए ऐड करना पड़ेगा, वो हम लोगों ने कुछ नहीं किया है। और बाय द वे बॉडी के अंदर यहाँ पे आपको और चीजें बताएगा, और उसके साथ में अगर छोटा सा डेटा है वो गेट के थ्रू जाता है, बड़ा डेटा आपका पोस्ट के थ्रू जाता है, इफ यू रिमेम्बर समथिंग ऑन दिस, तो ये बता रहा है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये मुझे 200 कोड होके बता रहा है। वैसे ही जब हम लोग ईमेल की अगर बात कर रहे हैं तो ईमेल के अंदर आपका कोड 250 है, नॉर्मल वेबसाइट्स के अंदर आपका कोड 200 रहता है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP, ये दोनों के बारे में आपको दिया हुआ है।
तो IMAP और इसमें डिफरेंस क्या होगा वो आपको बता रहा है, तो वो आप देख लोगे। और हाँ, इसके बाद में यहाँ पे ये और एक प्रोटोकॉल रहता है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP। ये दोनों में आपको अगर कुछ डाउट है तो मुझे बताना। चलो मैं एक बार फिर भी क्विकली आपको डिस्कस करा देता हूँ। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल एंड IMAP ये आपके यूज होता है। तो अगर ये ईमेल भेज रहा है अमन, मेल सर्वर पे जाएगा, मेल सर्वर से जब वो इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है, SMTP प्रोटोकॉल काम कर रहा है, और वहां से रोहन को मैंने भेजा ईमेल, तो उसके लोकल मेल सर्वर पे जब वो जाएगा, तो यहां से लोकल सर्वर से रोहन को जब वो डिलीवर होगा ना, तो वो टाइम पे या तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल काम में आएगा या IMAP काम में आएगा। क्यों? बिकॉज जैसे ही रोहन अपने ईमेल अकाउंट में लॉग इन करेगा, तो वो टाइम पे आपने कौन सा स्पेसिफिक प्रोटोकॉल यूज किया है उसके अकॉर्डिंगली ईमेल्स फेच होके यहाँ पे आएंगे। सो यहाँ पे क्या बता रहा है, क्लाइंट इज पुलिंग मैसेज फ्रॉम अ सर्वर। अब उसके मोड जो होते हैं पोस्ट ऑफिस के अंदर, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल POP के अंदर दो मोड रहते हैं, एक डिलीट मोड रहता है, एक कीप मोड रहता है। डिलीट मोड का मतलब है मेल इज डिलीटेड फ्रॉम द मेल बॉक्स आफ्टर रिट्रीवल। मतलब सारे ईमेल जो है वो, जैसे मैंने अभी बताया था ना आपको, सारे ईमेल उठ के कहाँ पे डंप हो जाएंगे, इट बेसिकली डंप ऑन क्लाइंट मशीन। क्लाइंट मशीन पे सारे ईमेल चले जाएंगे, अपने पास कुछ नहीं रहेगा। एंड कीप मोड का मतलब क्या रहता है, इज यूज्ड व्हेन यूजर एक्सेस मेल अवे फ्रॉम देयर कंप्यूटर, मेल इज रेडी बट आल्सो केप्ट ऑन सिस्टम। तो एक कॉपी आपका सर्वर पे भी रहेगा। कीप मोड का मतलब ये है। तो पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के अंदर क्या होता है, ये आपका POP सर्वर है, ये क्लाइंट है। तो क्लाइंट जब लॉग इन करेगा तो हम लोगों का abc@gmail ऐसा कोई एक यूजर नेम रहेगा, आपका ईमेल आईडी रहेगा। तो वो यूजर नेम जाएगा सर्वर पे। जब जब मैं लॉग इन करूंगा, मतलब ये इंडिविजुअल रिक्वेस्ट नहीं जा रहा है, लॉग इन कर रहा है, तो वो सर्वर बोलेगा ओके ये ईमेल आईडी अवेलेबल है। फिर हम लोग पासवर्ड डालेंगे, अगर ईमेल आईडी पासवर्ड मैच किया तो वापस ओके आएगा। उसके बाद में हम लोग वहां पे इनबॉक्स पे जाएंगे, मतलब लिस्ट करेंगे ना जो भी ईमेल है, तो मैं ऑटोमेटिकली बिल्ट इन लिस्ट रिक्वेस्ट जाएगा, और ये आपको बताएगा ईमेल नंबर और साइज, क्या ईमेल के कितने ईमेल आए, नए ईमेल आए लास्ट टाइम के कंपैरिजन में। और कोई एक ईमेल अगर मुझे रिट्रीव करना है तो मैं वहां पे रिट्रीवल पे क्लिक करूंगा, वो स्पेसिफिक ईमेल आ गया। और अगर ये डिलीट मोड वाला है तो एक बार वो ईमेल आ गया तो उसके बाद में वो सर्वर के पास नहीं रहेगा, वो आपके मशीन के पास आ गया। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे इंटरनेट मेल एक्सेस प्रोटोकॉल वर्जन 4, इसके अंदर क्या होता है, दिस इज सिमिलर टू POP3 बट विथ मोर फीचर्स एंड दिस इज मोर पावरफुल एंड कॉम्प्लेक्स एज वेल। POP3 आपका बहुत सिंपल है, या तो ईमेल अपने पास रखेगा या उठा के क्लाइंट मशीन पे डंप कर देगा। अब यहाँ पे क्या है, यूजर कैन पार्शियली डाउनलोड एन ईमेल, पूरा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मतलब मैं जैसे अभी जीमेल के अंदर आपके पास ऑप्शन है कि मैं जाके कोई ईमेल ओपन करके उसके अंदर का डॉक्यूमेंटेशन चेक कर सकता हूँ। मुझे पूरा वो डॉक्यूमेंटेशन या अटैचमेंट डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगर काम का है तो मैं डाउनलोड करूंगा, अदरवाइज आई कैन जस्ट कीप इट एज इट इज। यूजर कैन क्रिएट, डिलीट और रीनेम द मेल बॉक्स सर्वर। यूजर कैन सर्च कंटेंट, ये बेसिक पॉइंट्स है, ये आप जो बहुत इजीली पढ़ सकते हो। डिसएडवांटेज, डजंट अलाउ यूजर टू ऑर्गेनाइज मेल ऑन सर्वर, जो वे में सर्वर आपको देगा वही है। सेपरेट फोल्डर नहीं है आपका कहीं सर्वर पे। एंड पार्शियल चेकिंग कंटेंट ऑफ मेल बिफोर डाउनलोडिंग, ये कर सकते हैं हम लोग, सॉरी ये यहाँ पे नहीं कर सकते। तो जब तक बहुत बार ये होता है, लेकिन ये सारे जो डिसएडवांटेज है पुराने हैं। अभी के टाइम पे जब से क्लाउड आ गया है तो ये डिसएडवांटेजेस जो है ये आपके बहुत लेवल तक कंट्रोल हो गया। जब क्लाउड सिस्टम, जैसे आज हम लोग कोई भी ईमेल के साथ अटैचमेंट डालते हैं वो आपका ड्राइव के लिंक के थ्रू जाता है। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है, जब हम लोग ईमेल भेजते हैं ना तो ईमेल के अंदर एक SMIME रहता है और एक MIME रहता है। अब ये जो है ना, इसका काम क्या रहता है, हम लोग ईमेल के साथ जो अटैचमेंट भेजते हैं, ठीक है, जो अटैचमेंट जाता है ना, वो अटैचमेंट ये लोग लेके जाता है। अब SMIME और MIME में फर्क क्या रहता है, MIME मीन्स एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट मैसेज या टेक्स्ट ईमेल जा रहा है मेरा, जिसके अंदर कोई ज्यादा ग्राफिक ये वो कुछ भी नहीं है। और वहां पे अगर मैं कोई इमेज, फोटो या फिर जो टेक्स्ट है इसको बोल्ड, इटालिक, रेड, ग्रीन, ब्लू ऐसे अलग अलग कलर और कुछ और एडेड एडवांटेज कोई इंफॉर्मेशन के साथ में भेज रहा हूं, तो वो टाइम पे SMIME टेक्निक यूज होता है।
अगर एक सिंपल सा प्लेन टेक्स्ट मैसेज है, ये देखो MIME के अंदर आपका कंटेंट टाइप क्या रहेगा, प्लेन HTML पेज रहेगा। लेकिन अगर उसके साथ में SMIME अगर लगा देंगे हम लोग, तो एक आपका मल्टीमीडिया वाला ईमेल जाएगा। मल्टीमीडिया मीन्स इमेज, ऑडियो, वीडियो सब आ गया उसके अंदर, ठीक है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन है, सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है ये, जहाँ पे नॉन आस्काई डेटा जो है वो ईमेल के थ्रू सेंड होंगे। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, ये हम लोगों का यूजर अमन जो है वो यूजर एजेंट है, MUA है ये, और उसने ईमेल के साथ में कुछ मैसेज भेजा, तो वो टाइम पे MIME काम करेगा, और उसमें साथ में उसने कुछ अटैचमेंट भी भेजा है, और कोई टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन, कलर वाला करके ऐसे भेजा हुआ है, कोई फॉन्ट्स बड़े करके भेजा है, कोई फॉन्ट्स छोटे रखे हुए हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस है उसको उसने बहुत छोटा करके रखा हुआ है। तो वो टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, वो सारी चीजें ये MIME और SMIME लेके जाएंगे, और वो कहाँ पे लेके जाएंगे, ईमेल सिस्टम, वहां से वो यूजर वाले MIME के पास जाएंगे, जो वो ईमेल को डिक्रिप्ट करेगा। मतलब जो फॉर्मेट में मैंने एक ईमेल भेजा है, वो सेम फॉर्मेट में वो सेम ईमेल जो रिसीवर है उसको भी दिखना चाहिए। तो दैट्स व्हाई वी यूज MIME एंड SMIME। आई होप दिस इज क्लियर। बाकी के डिटेल यहाँ पे दिए हुए हैं, मतलब उसमें एक टाइप, कौन से टाइप के कंटेंट आएंगे, एनकोडिंग पैटर्न। अब वो एनकोडिंग पैटर्न मीन्स जो हम लोग डेटा को सिक्योरली लेके जाएंगे, तो उसका आपको ज्यादा जरूरत नहीं है। और हाँ, हर एक कंटेंट को कुछ आइडिया साइन होगा, और हर एक कंटेंट कौन से टाइप के है उसका डिस्क्रिप्शन आएगा। अदरवाइज ब्राउजर वो कंटेंट को ओपन कैसे कर पाएगा। मतलब मैं कोई एक ईमेल ओपन करता हूँ, तो अटैचमेंट में आपको PDF का आइकन, इमेज का आइकन ऐसा दिखता है ना, या फिर हम लोग ओपन करते हैं तो ब्राउजर के अंदर एक PDF रीडर ऑटोमेटिक ओपन हो जाता है। अगर एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल रहेगा तो उसके स्पेसिफिक एक्सटेंशन वाले चीजें ओपन होता है। तो कंटेंट डिस्क्रिप्शन बेसिकली बता रहा है कि आपके ईमेल बॉडी के अंदर इमेज है, टेक्स्ट फाइल है, एक्सेल फाइल है, वर्ड फाइल है, PDF है, वीडियो है, क्या है, और उसके अकॉर्डिंगली वो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर को कॉल करना पड़ेगा। दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। क्लियर है? आई होप दिस इज क्लियर। गर्ल्स, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? जल्दी बताओ। Yes, sir. Yes, other students? Okay. So, आपका कंप्लीट ईमेल मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है वो आई होप आपको समझ में आया। एक बार वापस चाहिए तो मैं बता देता हूँ एक डायग्राम जो कल हम लोगों ने कॉलेज में बनाया था। तो ये ऊपर जो भी हम लोगों ने स्लाइड में पढ़ा उसका एक कंबाइंड डायग्राम आपको बता देता हूँ मैं, ध्यान से देखना। सो यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, जैसे अभी हम लोगों ने बोला कि यहाँ पे मेरा एक मेल यूजर एजेंट है जिसको हम लोग बोलते हैं MUA। अब ये मेल यूजर एजेंट अपना कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो ये पर्सन है जिसका नाम है XYZ। अब वो ईमेल भेजेगा तो वो ईमेल जाएगा किसके पास, किसके पास जाएगा ये ईमेल। अगर मैं XYZ पर्सन अगर ईमेल कंपोज करके भेजेगा, वहां से किसके पास जाता है? ट्रांसफर एजेंट, नहीं, उसके पहले जो आपका डिलीवरी एजेंट है ना, तो ये आपका मेल सर्वर है, बराबर है। मेल सर्वर इज योर डिलीवरी एजेंट। उसके बाद में ये इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है, तो जब वो इंटरनेट पे ट्रैवल कर रहा है तब यहाँ पे मल्टीपल MTA पिक्चर में आएंगे, बराबर। और अब यहाँ पे जो लोकल आपका लेट्स से ये इसने जो मेल भेजा हुआ है ये ABC पर्सन को भेजा है, दिस पर्सन इज ABC, तो उसके MUA पे जाएगा ये ईमेल। तो अगेन ये आपका मेल सर्वर है, और ये मेल सर्वर जो है, दिस मेल सर्वर इज यूजिंग आइदर ऑफ टू एनी वन प्रोटोकॉल, आइदर इट माइट बी यूजिंग POP3 प्रोटोकॉल और इट माइट बी यूजिंग IMAP, बराबर है। इसमें से कोई एक प्रोटोकॉल वो यूज कर रहा है, और यहां से हम लोग ईमेल भेज रहे हैं। और ये जो आपका इंटरनेट पे जब आपका जो ईमेल ट्रैवल कर रहा है या यहाँ से कंपोज करके जब हम लोग भेज रहे हैं,
तो यहाँ पे आपका जो प्रोटोकॉल यूज हो रहा है वो हो रहा है SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रहा है। और उसके साथ में ये ईमेल के साथ में अगर हम लोग अटैचमेंट भेज रहे हैं तो यहाँ पे MIME आएगा, और अटैचमेंट सॉरी ये वाला MIME जो है ये मेरा प्लेन टेक्स्ट मैसेज अगर मैं भेजूंगा तब MIME यूज होगा। और वो ईमेल बॉडी के अंदर अगर कोई अटैचमेंट भी है तो वो टाइम पे SMIME प्रोटोकॉल आपका पिक्चर में आएगा, जिसके अंदर मैंने वो ईमेल के अंदर कोई टेक्स्ट को बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन ये सब किया हुआ है। तो ये आई कैन से मल्टीमीडिया वाला, मल्टीमीडिया ईमेल अगर है तो आपका SMIME प्रोटोकॉल काम में आएगा। SMTP प्रोटोकॉल जैसे हम लोगों ने बात किया ये काफी वीक होता है, तो अगर ये प्रोटोकॉल काफी वीक है तो वो टाइम पे ये प्रोटोकॉल को सिक्योर करने के लिए हमारे पास इसके ऊपर क्या होता है, PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, एनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट, है ना, ये चीजें आएंगे। तो ये हो गया। इसके बाद में यहाँ पे हम लोगों ने बाकी प्रोटोकॉल समझ लिए, तो आई थिंक जितना भी बात करना था वो ऑलमोस्ट मैंने कर दिया है। और हाँ, जब ईमेल आपका ट्रैवल कर रहा है तो वो आपका FTP प्रोटोकॉल पिक्चर में आएगा ऑफ कोर्स, है ना, वो तो कल मैंने लेक्चर में भी बताया था। सो दिस वाज जस्ट अ क्विक रिकैप ऑफ व्हाट वी डिस्कस्ड। तो यहाँ पे देखो, जैसे अभी मैंने बात किया FTP आएगा। FTP बहुत सिंपल है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सबसे सिंपल कुछ है यही है। अब हर एक प्रोटोकॉल जो है ना वो एक एक पोर्ट नंबर पे काम करता है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखेंगे FTP बेसिकली आपका काम किस पे कर रहा है, तो FTP एस्टेब्लिश टू कनेक्शन। एक डेटा ट्रांसफर के लिए पोर्ट 20 के ऊपर आएगा, ओपन एंड क्लोज फॉर ईच फाइल, एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, कंट्रोल मीन्स किसके पास से वो फाइल आ रहा है, और कंटिन्यूअसली आपको कनेक्टेड रखना पड़ेगा। अगर मुझे लगता है कि ये फाइल जो है वो कोई अनऑथोराइज सोर्स के पास से आ रहा है और वो सोर्स को मुझे एक्सेस नहीं देना है, तो वो टाइम पे हम लोग यहाँ से चेक कर सकते हैं। तो आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश पोर्ट 21 पे होता है और डेटा ट्रांसफर पोर्ट 20 पे हो रहा है। तो ये दो पोर्ट हम लोग FTP में यूज कर रहे हैं। तो ये आपका अगर वेब सर्वर है, मैंने एक रिक्वेस्ट भेजा, लेट्स से कि ये मेरा इंस्टा सर्वर है, तो इंस्टा सर्वर पे अगर मैं कोई एक रील देखने के लिए रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ तो मेरा रिक्वेस्ट जो जाएगा वो रिक्वेस्ट मेरा जाएगा कंट्रोल इन्फॉर्मेशन मेरे जाएंगे पोर्ट 21 से, और कंटिन्यूअसली मैं सर्वर से कनेक्टेड हूँ वो भी पोर्ट 21 से वेरीफाई होगा, और जो रील आपके पास आएगा वो 20 से आएगा। तो ये जा रहा है 21 से और रिप्लाई आ रहा है 20 से। तो ये आप पढ़ सकते हो। कम्युनिकेशन इन FTP कैसे होगा, बहुत सिंपल है। ये आपका लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये रिमोट ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये कंट्रोल प्रोसेस होगा। सो कम्युनिकेशन इन FTP दिस इज क्वाइट इजी। अलग अलग टाइप के आपके फाइल्स होते हैं, कोड फाइल्स होते हैं। तो यहाँ पे ASCII कोड, बेसिकली आपको FTP का थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद रखना है। मतलब ये फाइल टाइप्स अगर आप नहीं भी याद रखोगे ठीक है, आप सिर्फ इतना याद रखो कि जो भी फाइल्स आपके आ रहा है वो ASCII कोड में आ रहा है या इमेज टाइप के, वीडियो टाइप के फाइल्स होंगे कोई, है ना, इतना आप याद रख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ASCII कोड का मतलब है हम लोग कीबोर्ड से अगर कोई की प्रेस करते हैं तो उसके लिए एक ASCII कोड जनरेट होता है, इफ यू रिमेम्बर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे लोकल मेरा ये सिस्टम है, इसने क्या किया, कम्युनिकेशन ओवर कंट्रोल कनेक्शन। FTP यूजेस अ सेट ऑफ ASCII कैरेक्टर। सो मैंने अगर लेट्स से कि मैंने यहाँ पे बोला कि आई नीड FTP का इंफॉर्मेशन, तो FTP का जो इन्फॉर्मेशन या मैं कुछ वर्ड यहाँ पे डालूंगा उसके लिए ASCII कोड जनरेट होगा। जैसे कैपिटल A के लिए ASCII कोड आपका 65 रहता है, स्मॉल a के लिए ये कुछ 96 या 97 होता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्ट। तो ऐसे ही अब कैपिटल A के लिए 65 है, कैपिटल B के लिए इसके आगे का सीक्वेंस पकड़ो 66, 67 लाइक दैट। और स्मॉल a के लिए अगर 97 है तो स्मॉल b के लिए 98, 99, 100 लाइक दैट। अगर मैं डॉलर एंटर करता हूँ उसके लिए एक अलग कोड रहता है, @ के लिए अलग कोड रहता है, कॉमा, सेमीकोलन, स्पेस बार, हर एक के लिए कोड जाता है। और यही सेम कोड आगे ट्रैवल करता है जिससे हमको पता चलता है कि हम लोग क्या मैसेज या डेटा ट्रांसफर करने का ट्राई कर रहे हैं। सो बहुत सिंपल है FTP वाला। अब आप अगर एक बार देखोगे तो भी आपको समझ में आएगा, तो इसके वो डिटेल में मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है उतना। ट्रांसमिशन मोड, स्ट्रीम मोड रहता है, ब्लॉक मोड रहता है एंड कंप्रेस मोड रहता है। स्ट्रीम मोड का मतलब है जैसे अगर मैं YouTube देख रहा हूँ तो YouTube के ऊपर ऐसा नहीं है कि एक बार कनेक्शन बन गया, एक बार फाइल आ गया, खत्म हो गया, नहीं, वो फाइल टुकड़े में कंटिन्यूअस आते रहेगा। और दूसरा रहता है ब्लॉक मोड। ब्लॉक मोड का मतलब है सेट ऑफ ब्लॉक्स। मैंने कोई एक PDF फाइल डाउनलोड किया तो एक साथ वो जो भी डेटा ब्लॉक्स है एक साथ आ जाएंगे, फिर खत्म।
उसके बाद मुझे वापस कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है, जो फाइल है वो मेरे पास आ गया। स्ट्रीम मोड के अंदर तो कंटिन्यूअस डेटा आते रहेगा, बिकॉज आधा 1 घंटा 15 मिनट के लिए आपका कुछ ना कुछ डेटा दिख रहा है जो अलग अलग है। कंप्रेस मोड मीन्स जो हम लोग ईमेल भेजते हैं, फाइल जिप करके भेजते हैं, 7 जिप करते हैं, है ना, वो कंप्रेस्ड हो गया। मतलब मुझे एक साथ 50 100 500 फाइल अगर भेजना है तो मैं वो इंडिविजुअल नहीं भेजूंगा, तो वो टाइम पे मैं जिप करूंगा, कंप्रेस्ड होंगे, साइज थोड़ा छोटा होगा और वो मैं भेजूंगा। तो फाइल के अंदर क्या होगा, रिट्रीविंग अ फाइल, कॉपिंग अ फाइल फ्रॉम सर्वर जिसको हम लोग डाउनलोड बोलते हैं, स्टोरिंग अ फाइल मतलब क्लाइंट जो है, क्लाइंट टू सर्वर मतलब मैं अपने कंप्यूटर से कोई फाइल जो है उसको अपलोड करूंगा सर्वर पे, जहां से फिर वो फाइल जाएगा जिसको भी मैं भेज रहा हूँ, है ना। और उसके उसके आगे आपके पास डायरेक्टरीज रहते हुए, ओके। तो डायरेक्शन हम लोग बता सकते हैं फ्रॉम सर्वर टू क्लाइंट, कहाँ से कहाँ पे डेटा जाएगा। जैसे ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, अब दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होगा, कैसे होगा, यहाँ पे सर्वर ने बताया कि ओके रिट्रीविंग फाइल्स कौन सा है, उसका लिस्ट कौन सा है, और वो फाइल्स को क्लाइंट डाउनलोड कर सकता है, और उसको अगर कोई दूसरा फाइल अगर भेजना है किसी दूसरे को तो वो टाइम पे वो अपलोड करेगा सर्वर पे। एफटीपी कमांड्स आपका ट्रांसफर फाइल होता है, गेट एंड पुट दो वे में रहता है। गेट का मतलब है सर्वर से कुछ डेटा क्लाइंट पे आएगा, पुट का मतलब है क्लाइंट से कुछ डेटा सर्वर पे जाएगा। ये दो कमांड्स होते हैं बेसिकली। अब जब हम लोग रिमोट होस्ट से अगर कनेक्ट होते हैं तो हम लोग कनेक्शन ओपन करेंगे, कौन सा यूजर है उसका नाम डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, कौन सा साइट है वो बताएंगे, है ना, बस। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन जो है वो टर्मिनेट करने का मतलब है या तो कनेक्शन आपका क्विट होगा या क्लोज होगा। तो क्विट का मतलब है रिमोट होस्ट के साथ में हम लोगों ने एफटीपी और कनेक्शन दोनों डिस्कनेक्ट किया है। क्लोज का मतलब है वी ओनली डिस्कनेक्टेड टेम्पररी फ्रॉम द रिमोट मशीन, अभी के लिए हम लोगों ने उसके वो एफटीपी सर्वर को बंद नहीं किया। तो मैं यहाँ पे कनेक्शन क्लोज करने का मतलब है मैं इमीडिएटली वापस जाके वापस कुछ नया डेटा चाहिए वो लेके आ सकता हूँ। ये आपके एफटीपी के ट्रांसमिशन मोड्स रहता है। सो दिस इज क्वाइट इजी एंड सिंपल। आई डोंट थिंक यहाँ तक का जो मैंने बताया उसमें कुछ डाउट है। और मैंने आपको ईमेल सिस्टम कल भी बताया था, इसके लिए डिस्कस किया था, और कुछ पॉइंट्स जो कल हम लोगों ने नहीं पढ़े थे वो आज पढ़ लिए। तो यहाँ तक किसी को भी डाउट है? एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? Yes, sir. It's clear. हाँ, अदर स्टूडेंट्स? ओके। सो अब मैं आपके साथ एक नोट शेयर कर रहा हूँ, ओके। अब ये जो नोट्स है ये बेसिकली आपका कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे मैंने बताया कि हम लोगों ने पूरा ही सिलेबस बाय द वे डिस्कस किया था, और उसके अंदर मैंने आपको जो ग्रेजुएशन में बेसिक सीएन है वो भी बताया था। अब उसके अंदर कुछ चीजें अगर हम लोगों का मिस हो गया है इसमें, तो वो मैंने ये अलग से एक पीपीटी बनाया था जिसके अंदर मैंने सारी चीजें कवर की है, तो आप वो देख सकते हो। तो यहाँ पे ये अगर आप देखोगे ये कंप्लीट यूनिट 1 का पीडीएफ है, जिसके अंदर सीएन का डेफिनेशन दिया हुआ है, क्या होगा, सेट ऑफ कम्युनिकेशन एलिमेंट, मतलब और वो कम्युनिकेशन लिंक किसके थ्रू बनेगा सब दिया हुआ है, बेसिक है ये। सेकेंड डेफिनेशन, टोपोलॉजीज कौन से होते हैं और वो टोपोलॉजीज के अंदर क्या क्या चीजें आएंगे, मेश टोपोलॉजी, एडवांटेज, प्रॉब्लम क्या हो सकता है, बस टोपोलॉजी, एडवांटेज और प्रॉब्लम क्या हो सकता है। तो अगर यूनिट 1 का एक क्विक रिवीजन अगर हम लोग ले ले, तो सबसे पहला अगर हम लोग मेश टोपोलॉजी की बात करें तो मेश टोपोलॉजी के अंदर क्या होगा, एवरी कंप्यूटर इज कनेक्टेड विद रेस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, राइट, ये आपका पॉइंट है। और उसके अंदर अगर आप देखोगे एंड इसके अंदर अगर हम लोग देखेंगे एडवांटेज क्या है, दिस इज रोबस्ट, फॉल्ट इज डायग्नोस्ड अर्ली, और यहाँ पे कोई भी कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से बाहर नहीं जा सकता, कनेक्शन के बाहर नहीं। प्रॉब्लम क्या है, इंस्टॉलेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन बहुत डिफिकल्ट है, और कॉस्ट, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट इज वेरी हाई। इसको मैं प्रैक्टिकली अगर मेरे पास क्लाइंट बहुत ज़्यादा है मैं इसको यूज़ नहीं कर सकता। बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के अंदर क्या रहता है, ये आपका टर्मिनेटर पॉइंट है। टर्मिनेटर मीन्स यहाँ से मेरा नेटवर्क एंड हो रहा है और यहाँ पे मेरा नेटवर्क एंड हो रहा है, जिसको टर्मिनेटर बोलते हैं, याद रखो। ये वर्ड्स आपको याद रखने हैं, जब आप एग्जाम में करोगे, एग्जाम में डायग्राम ड्रॉ करोगे तो ये वर्ड्स आने चाहिए। उसके आगे दिस इज बस टोपोलॉजी इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइन टोपोलॉजी, क्योंकि सब एक लाइन में है। अब लेट्स से
ये आपका जो मेन जो केबल है इसको हम लोग बैकबोन केबल बोलते हैं, जिसके थ्रू सारे नोड्स आपके कनेक्टेड है या सारे कंप्यूटर्स आपके कनेक्टेड है। ठीक है, तो अभी लेट्स से कि ये जो कंप्यूटर वन है इसने अगर हाई भेजा है, यहाँ पे ये कंप्यूटर वन ने नोड वन ने अगर हाई भेजा है, नोड टू को भेज रहा है वो, तो यहाँ पे हर एक के पास एक टैप होता है। टैप का मतलब समझते हैं? टैप का मतलब है कि अगर ये ओपन किया तो जो भी डेटा ये केबल के थ्रू ट्रैवल कर रहा है वो मेरे पास आएगा। अगर ये टैप मैंने क्लोज किया है तो वो डेटा जो है वो आगे चले जाएगा। तो अब क्या होता है कि अगर नोड वन ने कोई डेटा अगर नोड फोर के लिए भेजा है, तो बाकी के जो नोड्स है ना वो अपना टैप क्लोज रखेंगे। ठीक है, तो वो जब अपना टैब क्लोज रखेंगे तो ये डेटा यहां से सीधा फ्लो होके फोर पे जाएगा। लेकिन यहाँ पे डिसएडवांटेज ये भी है कि अगर नोड वन से कुछ डेटा नोड फोर पे जा रहा है और नोड थ्री ने अगर अपना टैब ओपन रखा है, तो ये जो डेटा फोर पे जाएगा ना वो थ्री को भी सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है क्या क्या जा रहा है। ये डिसएडवांटेज है। तो एडवांटेज डिसएडवांटेज क्वाइट इजी, इट इज गिवन हियर। प्रॉब्लम क्या होगा वो भी दिया हुआ है। स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी जैसे हमको पता है सेंटर में एक हब होता है और ये बाकी के आपके सिस्टम है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, अगर मैं नोड 5 अगर यहाँ पे ऐड करता हूँ, है ना, और अगर ये अगर बाहर निकल जाता है, सो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा अगर एक आधा सिस्टम बाहर निकल गया, लेकिन मेरा पूरा सिस्टम जो है ये हब पे डिपेंड कर रहा है। अगर ये हब डाउन गया तो पूरा नेटवर्क डाउन जाएगा, ये उसका ड्रॉबैक रहता है। सो दिस इज क्वाइट इजी। और यहाँ पे हम लोग हब, स्विच, राउटर, ये आपका सेंटर में डिवाइस ये अलग अलग हो सकता है। एडवांटेज डिसएडवांटेज, रिंग टोपोलॉजी, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे एक सिंगल डायरेक्शन में ही हम लोग काम करते हैं रिंग के अंदर। ठीक है, वो दिया हुआ है। देन इसके अंदर प्रॉब्लम क्या होगा, लेट्स से ये मेरे पास अलग अलग नोड्स है ए बी सी। अब अगर एक एक्स्ट्रा केबल अगर हम लोगों ने यहाँ पे ऐड किया, है ना, तो यहाँ पे ये नेटवर्क से अगर बाहर निकल गया रिंग में से, क्या होगा, बाकी का पूरा नेटवर्क जो है आपका फेल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे ये सी जो है ये अगर नेटवर्क से बाहर निकल गया तो पूरा नेटवर्क मेरा ब्रेकडाउन हो गया, क्योंकि अब हम लोग सी तक पहुंच ही नहीं सकते, है ना। यहाँ से आगे बी को अगर डी से बात करना है, देयर इज नो अदर लिंक प्रेजेंट। और हाँ, कोई नया नोड अगर ऐड करना है तो आपको खाली एक केबल ही ऐड करना है, उसमें ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिस इज चीप। आपका जो इन्वेस्टमेंट है ज्यादा नहीं होता। हिडन टोपोलॉजी का मतलब है कि हम लोग एक्सटर्नल यूजर्स को अपना कंपनी का टोपोलॉजी या मेथड बताएंगे नहीं। तो वो टाइम पे हम लोग ऐसे इसको बेसिकली जैसे हम लोग इनहेरिटेंस पढ़ते हैं ना, इनहेरिटेंस के अंदर अगर आपने देखा रहेगा सिंगल, मल्टीपल, मल्टी लेवल, हायरार्कल एंड देन हाइब्रिड इनहेरिटेंस आता है। हाइब्रिड मींस कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर। तो एग्जैक्ट सेम वे यहाँ पे मेरे पास एक नेटवर्क है, ओके, दैट नेटवर्क इज फॉलोइंग मैश टोपोलॉजी। सेकेंड नेटवर्क जो है दैट इज फॉलोइंग रिंग टोपोलॉजी एंड थर्ड नेटवर्क इज फॉलोइंग स्टार टोपोलॉजी। और ये तीनों को हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो जब ये तीन अलग अलग नेटवर्क को हम लोगों ने कंबाइन किया तो उसको आप हाइब्रिड टोपोलॉजी बोलेंगे। देन एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क कहाँ कहाँ यूज होगा, बहुत सिंपल है। गोल ऑफ नेटवर्क फॉर कंप्यूटर, यहाँ पे क्या करते हैं, रिसोर्स शेयरिंग होता है। अब ये रिसोर्स शेयरिंग कैसे होता है, इसके लिए डायरेक्टली सर्विसेज हम लोग यूज करते हैं, दैट इज योर यूनिट 2 का पार्ट है। देन हाई रिलायबिलिटी होता है, मनी सेविंग होता है, क्लाइंट सर्वर मॉडल कैसे काम करेगा, क्लाइंट सर्वर कैसे काम कर रहा है, बेसिक है। ठीक है, आप देख सकते हो। होम नेटवर्क एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। होम नेटवर्क का मतलब है यहाँ पे अगर देखेंगे एक्सेस टू रिमोट इन्फॉर्मेशन, फाइनेंशियल, शॉपिंग, कस्टमाइज न्यूज़पेपर, ऑनलाइन डिजिटल लाइब्रेरी अगर हम लोग देख रहे हैं, पर्सन टू पर्सन वीडियो कॉलिंग कर रहे हैं हम लोग, ईमेल कर रहे हैं, ये पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है। इंटरैक्टिव टीवी गेम्स अगर हम लोग खेल रहे हैं, ये इंटरैक्टिव कम्युनिकेशन हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स क्या क्या चीजें आएंगे, जैसे यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, कॉलेजेस आ सकते हैं, सप्लायर आ सकते हैं। बिजनेस टू कंज्यूमर Amazon, Flipkart, कंज्यूमर टू कंज्यूमर OLX आ सकता है। देन कंज्यूमर टू बिजनेस एफिलिएट मार्केटिंग आ सकता है कि मैं आपको कोई प्रोडक्ट बिटवीन दिस प्रमोट कर रहा हूँ, दैट इज एफिलिएट मार्केटिंग। देन गवर्नमेंट टू बिजनेस, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया जैसे मिशन चलता है जहाँ पे नए बिजनेस आता है। ये आपका ई कॉमर्स का पार्ट हो गया जो उसके अंदर है। यूज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, बिजनेस, होम, मोबाइल, सोशल इश्यूज के लिए। नेटवर्क हार्डवेयर कौन से होते हैं, अब ये हम लोगों ने पढ़ा था, डिटेलिंग कुछ यहाँ पे दिया है तो आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं। ट्रांसमिशन, ब्रॉडकास्ट लिंक होता है, पॉइंट टू पॉइंट लिंक होता है।
सॉरी, ब्रॉडकास्ट का मतलब सिंगल कम्युनिकेशन चैनल होगा। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब है एक स्पेशल कोड रहेगा, और लाइव मैच अगर हम लोग देख रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर का स्पीच देख रहे हैं हम लोग, ये होगा। मल्टीकास्टिंग का मतलब है यहाँ पे सेट टॉप बॉक्स है तो वहां पे मल्टीकास्टिंग होगा। 50 चैनल आ रहा है, जो चैनल नंबर या जो फ्रीक्वेंसी मैं सेट करूंगा वो फ्रीक्वेंसी पे जो डेटा है वो मुझे दिखाई देगा। पॉइंट टू पॉइंट के अंदर अपना सिंपल है, सेंडिंग रिसीविंग नॉर्मली होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे कौन से लेवल पे कौन सा टाइप का आपका टोपोलॉजी नेटवर्क काम में आ रहा है वो यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर 1 मीटर तक का अगर मेरा डिस्टेंस है तो वो टाइम पे आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क आता है। ओके, जस्ट 1 मिनट हाँ गाइस। सो अगर मेरा डिस्टेंस अगर कम है तो वो टाइम पे हम लोग पर्सनल एरिया नेटवर्क जैसा चीज का यूज करते हैं। डिस्टेंस आपका 10 मीटर टू 100 मीटर और 1 किलोमीटर है, लैन आएगा। 10 किलोमीटर है तो मैन आएगा। 100 किलोमीटर से 1000 कितना भी बड़ा रहने दो, वहां पे वैन आता है। कौन से नेटवर्क कहाँ पे यूज होंगे, कौन से नेटवर्किंग डिवाइस कहाँ पे यूज होंगे, अगेन ये हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया। केबल, रिपीटर, हब, ये आपके प्योर हार्डवेयर हो गए। ब्रिज, स्विच, राउटर, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दोनों यहाँ पे आता है। गेटवेज के अंदर दिस इज अ गेट बिटवीन टू नेटवर्क, बराबर है। इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम आता है, आईडीएस का मतलब है, एंड फायरवॉल आता है। ये आपका सिक्योरिटी लेवल डिवाइस हो गया जो नेटवर्क में यूज होता है। मॉडर्न, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, इफ यू रिमेंबर, एनालॉग टू डिजिटल डेटा, डिजिटल टू एनालॉग डेटा, वो यहाँ पे आता है। अब नेटवर्क केबल के अंदर यहाँ पे आपको क्या चीज याद रखना है, हम लोग अगर ट्विस्टेड पेयर केबल या ऐसा कुछ बात करते हैं तो यहाँ पे आपको केबल कोड समझ में आना चाहिए। जैसे 10 बेस टी अगर लिखा हुआ है, 10 का मतलब रहता है एमबीपीएस, 10 एमबीपीएस बेस, और टी जो है ये टी बेसिकली आपको डिस्टेंस बता रहा है। तो अगर सिर्फ टी लिखा है, टी का मतलब है 100 मीटर्स मेरा डिस्टेंस है। 100 बेस 10 का मतलब क्या होगा, 100 का मतलब है 100 एमबीपीएस, और बेस का मतलब है ये बेस बैंड एंड ब्रॉडबैंड दो आ सकते हैं यहाँ पे। तो अगर कोई केबल का नाम अगर 10 बेस टी अगर लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 10 क्या बता रहा है, स्पीड इन एमबीपीएस। 10 बेस टी का मतलब है 10 मीन्स 10 एमबीपीएस। बेस का मतलब है वो बेस बैंड या ब्रॉडबैंड रहेगा। बेस बैंड जो वर्ड है इसका मतलब क्या रहता है, एट अ टाइम वन सिग्नल ट्रेवल्स एंड अदर विल वेट, एंड ब्रॉडबैंड के अंदर ऑल कैन ट्रैवल एट सेम टाइम। ये आपका ब्रॉडबैंड नेटवर्क है, राइट। तो 10 बेस टी में अब सपोज कि मैं जो केबल यूज कर रहा हूँ ये बेस बैंड यूज कर रहा है, तो 10 का मतलब है 10 एमबीपीएस, बेस का मतलब है बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, और टी का मतलब है डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस तक ये केबल डेटा ट्रैवल करके लेके जा सकता है। तो टी अगर सिर्फ लिखा हुआ है मतलब 10 मीटर्स है। 100 बेस टी का मतलब है स्पीड मेरा 100 एमबीपीएस होगा, बेस बैंड टाइप का नेटवर्क कनेक्शन बन रहा है, और टी मीन्स 100 मीटर्स। वो एक्सएल केबल जो है ये आपका 10 बेस 2 होता है या 10 बेस 5 होता है। 10 का मतलब अगेन वही 10 एमबीपीएस, बेस मीन्स बेस बैंड और ब्रॉडबैंड, 2 और 5 मीन्स 2 मीन्स 200 मीटर तक मेरा डेटा ट्रैवल करके जा सकता है, उसके आगे रिपीटर लगेगा ऑफ कोर्स। 5 मीन्स 500 मीटर तक मेरा डेटा विदाउट एनी अदर सपोर्ट जा सकता है, उसके आगे फिर आपका रिपीटर रीजनरेटर लगेगा। फाइबर ऑप्टिक जो है वो 100 बेस एफएक्स यूज कर रहा है, या उसका केबल का नाम रहता है। 100 का मतलब 100 एमबीपीएस, बेस मीन्स ब्रॉडबैंड यूज कर रहे हैं, और एफएक्स जो है, एफएक्स इज इक्विवेलेंट टू 2 किलोमीटर्स, मतलब 2 किलोमीटर तक आपका डेटा जा सकता है। एंड एफएक्स का दूसरा और एक पर्पज रहता है दैट डेटा इज सेंडिंग एट द स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट का आपका अगर फिजिक्स अगर कभी देखा रहेगा 3 into 10⁸, ये हम लोग का लाइट स्पीड कैलकुलेशन होता है। रिपीटर्स क्या काम रहता है मैंने ऑलरेडी बताया, कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे दिए है, आप ऐड कर सकते हो। हब आपके अलग अलग टाइप के हब रहते हैं, एक्टिव, पैसिव एंड इंटेलिजेंट हब रहता है। हब का काम क्या रहता है वो सिखाया है, अब यहाँ से पढ़ लोगे। ब्रिज बिटवीन टू नेटवर्क्स, अगेन द डिटेल आर गिवन हियर। स्विचेस क्या होता है, अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ये रिपीटर है, ठीक है, जो सिग्नल रीजनरेट करेगा, और उसके आगे अगर आप देखेंगे ये हब है। तो हब के अंदर अगर आप देखेंगे रिपीटर भी आ जाता है बाय द वे, है ना। और ब्रिज जो है, ब्रिज के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ पे आपको दिखेगा उसका डिटेलिंग, दैट जो सीक्वेंस में आपका आता जा रहा है ना, तो यहाँ पे क्या बता रहा है, ब्रिज इज रिपीटर,
विथ एडेड फंक्शनैलिटी। तो रिपीटर का जो भी काम है वो, और फिर उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा काम कर रहा है, ये वे में याद रखना। स्विच क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे स्विच के अंदर दो चीजें आते हैं, रिपीटर आएगा और हब में मल्टीपोर्टिंग आ रहा है, ब्रिज आएगा, ब्रिज टू स्विच मल्टीपोर्टिंग आएगा। तो रिपीटर का कुछ काम जो है वो हब कर पा रहा है, राइट, है ना। तो रिपीटर जो है सिग्नल रीजनरेट कर रहा है, बट उसमें एडेड फंक्शनलिटी अगर डालेंगे तो उसको आप हब बोलेंगे, मल्टीपोर्ट वाला। और सेम वे ब्रिज जो है, ब्रिज के अंदर अगर आप और एडेड फंक्शनलिटी डालेंगे तो आपका स्विच बन जाएगा, मल्टीपोर्ट ब्रिज बोल सकते हैं उसको। तो स्विच जो है इट इज अ मल्टीपोर्ट ब्रिज, मतलब एक साथ मल्टीपल नेटवर्क्स को वो आपस में कनेक्ट कर सकता है, उनके बीच में ब्रिज बना सकता है, दैट इज स्विच। ब्रिज तो दो नेटवर्क के बीच में एट अ टाइम ब्रिज बनाएगा, है ना। राउटर्स, अगेन राउटर क्या होता है, कैसे काम करता है, हम लोगों ने देखा था, बैकबोन ये वो राउटर। गेटवेज, इट बेसिकली जनरेट्स अ गेट बिटवीन टू सर्वर्स, ओके। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे गेटवे का काम क्या रहता है, गेट बिटवीन टू नेटवर्क्स, इट कनेक्ट्स टू नेटवर्क यूजिंग डिफरेंट प्रोटोकॉल्स, राउटर, फायरवॉल, डिफरेंट सर्वर, ये सब यहाँ पे काम कर सकते हैं। आईडीएस, आईडीएस हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, बट बहुत सिंपल है, इंट्रूजन डिटेक्शन। मेरे नेटवर्क में कोई अननोन पर्सन अगर पेनिट्रेट करने का ट्राई कर रहा है तो उसको हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम के थ्रू डिटेक्ट कर सकते हैं। इंट्रूडर का मतलब अनऑथोराइज यूजर है, इंट्रूजन का मतलब है कि ये अनऑथोराइज पर्सन ट्राइज टू ब्रेक द सिक्योरिटी और ट्राई टू गेट द एक्सेस ऑफ रिस्ट्रिक्टेड डेटा और रिसोर्स विद इन माई नेटवर्क। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर हम लोग यूज करते हैं उसको आईडीएस सिस्टम बोलता है। फायरवॉल बहुत सिंपल है, हम लोगों ने पढ़ा था। मॉडेम क्या काम करेगा, यहाँ पे दिया हुआ है, देखो, मॉड्यूलेशन, डीमॉड्यूलेशन, डिटेल इज गिवन, लैन डिटेल इज गिवन, दिस इज हाउ लैन लुक्स लाइक, प्राइमरी फंक्शन ऑफ लैन, फाइल शेयरिंग, प्रिंट सर्वर। अगर आपको आंसर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यू शुड बी एबल टू आंसर। तो ये सब दिया हुआ है एडवांटेज डिसएडवांटेज के साथ में। मैन कौन से लेवल पे काम करेगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, एवरीथिंग इज गिवन। व्हेन, अगेन कहाँ पे काम करेगा, उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज इज गिवन। एंड बाय द वे द टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड इन व्हेन, तो हम लोग के पास डिजिटल सर्विस, स्विच, मल्टी सिंक, ऑप्टिकल नेटवर्क, हाई डेटा लिंक सेंटर्स, हाई डेटा लिंक सेंटर्स बाय द वे अभी हम लोग यूज करते हैं, और सिंक डेटा लिंक सेंटर्स। तो ये बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी पे यूज होते हैं, आपको एग्जाम्पल के लिए नाम डालने हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्विच वैन पॉइंट टू पॉइंट कैसे काम करेगा। पेन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया मतलब घर के अंदर हम लोग अगर जैसे एलेक्सा यूज कर रहे हैं, एक रेंज के अंदर वो यूज हो रहा है, वो पर्सनल एरिया लेवल पे रहेगा। और पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट आता है, वो आएगा, तो वो पेन एरिया रहेगा, जो लिमिटेड लेवल पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है, दैट इज व्हाट इट इज गिवन। दिस इज क्वाइट इजी बाय द वे, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। और यहाँ पे आपको वायरलेस पेन के बारे में दिया हुआ है। हम लोग जो हेडफोन यूज करते हैं वो आपका पेन टाइप का हो गया। मोबाइल अगर लैपटॉप से कनेक्ट हो रहा है, प्रिंटर से अगर हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बेसिकली आपका वो पेन एरिया हो गया। तो यहाँ पे वायर्ड पेन क्या होगा वो दिया हुआ है, एग्जाम्पल ऑफ पेन। So this is quite easy. Set of points are given which you supposed to remember. इतना ही याद रखना है। एडवांटेज क्या है वो, ब्लूटूथ क्या रहेगा, बाय द वे ब्लूटूथ जो है हम लोग का जिग्बी नेटवर्क आता है। जिग्बी बेसिकली वर्क्स ऑन प्रोटोकॉल दैट इज 802.14 ये आपका जिग्बी अलायंस है। मतलब बेसिकली दिस काइंड ऑफ नेटवर्क, दिस पर्सनल एरिया नेटवर्क, ZigBee जो है is a personal area network and this is basically created by this ZigBee alliance. Okay, so ये होम नेटवर्किंग के लिए, मतलब छोटे छोटे लेवल पे हम लोग जो कनेक्शन क्रिएट कर रहे हैं, ब्लूटूथ क्रिएट कर रहे हैं, तो जिससे डेटा ट्रांसमिशन हो सकता है, उसके लिए शॉर्ट रेंज कम्युनिकेशन के लिए हम लोग बेसिकली जो नेटवर्क यूज करते हैं उसको ZigBee वाला बोलेंगे। मतलब ये अपडेटेड टेक्नोलॉजी लेके आया है जहाँ पे हम लोग शॉर्ट रेंज में वायरलेस के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो जो हेडसेट हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं फोन से, तो वो आपका वायरलेस हो गया, है ना। तो ये ZigBee नेटवर्क है। आपको जितना याद रहता है उतना उसके बारे में आपको यहाँ पे याद रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। डेटा रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगा, आपको बहुत डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है, हाँ, बट एक आंसर प्रिपेयर करके रखना है। तो उसके बाद में OSI मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, कुछ पॉइंट्स अगर आपको चाहिए आप यहाँ से ले सकते हो। OSI डेटा फ्लो, TCP/IP ऑलरेडी पढ़ा है, डिफरेंस दिया हुआ है, तो जहां से आपको बेटर लगता है वो
RARP, RAP, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन एंड एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। नेटवर्क ओएस क्या होता है, अब ये हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, तो वो नेटवर्क ओएस लेवल पे अभी हम लोग आएंगे। तो अभी तक अगर जो भी मैंने पढ़ा है वो अगर आपको क्लियर है, तो अब नेटवर्क ओएस हमको इजीली समझेगा। नेटवर्क ओएस का मतलब क्या होगा? एनीवन हु कैन आंसर दिस? व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क ओएस? दीपा, दीपा, anyone, what we mean by network OS? What do you think, girls? नाम में से क्या पता चल रहा है? नेटवर्क ओएस क्या होगा? हेलो, आई होप ऑपरेटिंग सिस्टम होगा ना? हाँ, आगे why we are calling network OS? Operating system to manage network devices or So basically, if you all know, we have multiple type of operating system. हम लोग जो OS यूज करते हैं वो हम लोगों का क्लाइंट लेवल OS है, ठीक है। बेसिकली नॉर्मल यूजर लेवल का होम पर्पस के लिए OS है। सेम वे सर्वर के ऊपर अलग OS आता है, देन क्लाउड सिस्टम के ऊपर अलग OS आता है। अगर मुझे एम्बेडेड डिवाइस बनाना है उसका अलग OS आता है। टीवी, जो स्मार्ट टीवी हम लोग यूज करते हैं उसके लिए अलग OS रहता है। तो एग्जैक्ट सेम वे जब नेटवर्किंग काम अगर हम लोग को करना है तो उसके लिए अलग OS आएगा। मतलब अलग OS का मतलब है नेटवर्किंग वाले सॉरी, आपके जो भी ऑपरेशंस रहेंगे उसके लिए प्री डिफाइंड उसके अंदर मल्टीपल फीचर्स रहेंगे। जैसे सर्वर OS अगर मैं बात करूं तो वी कैन इंस्टॉल सर्वर OS ऑन आवर कंप्यूटर एज वेल। उसका बेनिफिट क्या होगा कि मैं नए यूजर्स बना सकता हूं, उनको एक्सेस दे सकता हूं, उनके एक्सेस ले सकता हूं, नेटवर्क के अंदर क्या डेटा ट्रैवल हो रहा है उसको मॉनिटर कर सकता हूं। ये सारे काम उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड रहते हैं, ये सारे हम लोग कर सकते हैं। सो ये आपका बेनिफिट होता है। सो एग्जैक्ट सेम वे इफ वी टॉक अबाउट नेटवर्क OS, सो नेटवर्किंग के लिए जो भी प्रोटोकॉल्स और सपोर्टेबल सॉफ्टवेयर्स की जरूरत है वो सारे वहां पे अवेलेबल होंगे। दैट्स व्हाई वी कॉल इट नेटवर्क OS। तो फंक्शंस क्या रहेंगे यहाँ पे? जो सर्वर का काम है वो भी आएगा, क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग यूजर्स ऑन अ नेटवर्क। उसके बाद में मल्टीपल नेटवर्क रिसोर्स को कंट्रोल करना, प्रोवाइड कम्युनिकेशन सर्विसेज बिटवीन डिवाइस, मॉनिटरिंग एंड ट्रबल शूटिंग नेटवर्क के अंदर अगर कोई कनेक्शन ब्रेक हुआ वो देख सकते हैं, कॉन्फ़िगरिंग एंड मैनेजिंग मल्टीपल रिसोर्सेज विच आर अवेलेबल। टाइप ऑफ नेटवर्क कौन से हो सकते हैं? पीयर टू पीयर, क्लाइंट सर्वर, ये सारे आपके टाइप ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल आपको डायग्राम दिया हुआ है, आप कोई भी एक देख सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पे हम लोग के पास रियल टाइम में जो ऐसे सर्वर यूज होता है ना, वो ये एस्पेरा वाला या फास्टपैक्स वाला सर्वर है, जो ये सारे सर्विसेज आपको प्री डिफाइंड, मतलब ये OS आपको प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू हम लोग आउटलुक जैसा एक ईमेल सिस्टम सेटअप करना है, सेम चीजें मोबाइल पे अगर एक्सेस करना है वो सारा काम कर सकते हैं। और ये अगर आप देखोगे ये मेरा FTP वाला पार्ट है, तो FTP के अंदर भी क्लाइंट के बीच में कम्युनिकेशन के लिए सेटअप कर सकते हैं। नेटवर्क मैनेजमेंट टास्क आपके कौन से हो सकते हैं? बहुत सिंपल है। नेटवर्क एडमिन एंड सिस्टम एडमिन के बीच में डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो ये सबसे बेसिक वाले थियरी पॉइंट है। आई डोंट थिंक मुझे इस पे टाइम इन्वेस्ट करने की जरूरत है, बहुत सिंपल थियरी है जिसको आप याद रख सकते हैं। नेटवर्क OS के फीचर्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एग्जांपल्स आर गिवन। एग्जांपल, हर एक कंपनी ने एक नेटवर्क OS बनाया हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट, यूनिक्स, लिनक्स, मैक, सबके पास आपको मिलेगा। तो जिसका हमको बेटर लगता है वो हम लोग यूज करते हैं। मेनली अगर आप देखेंगे लिनक्स ज्यादा यूज होता है। कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल कैसे काम करता है? TCP, UDP हम लोगों ने पढ़ा है डिटेल में। यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है, जो भी अगर आपको बेटर लगता है वो वाला नोट्स, ये वाला आप कोई भी रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होगा, 3-वे हैंडशेक कैसे काम करता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। वो नेटवर्क OS नहीं पढ़ा था जो मैंने बता दिया। सर्विस प्रिमिटिव कैसे काम करेंगे, कनेक्शन ओरिएंटेड, कनेक्शन लेस, डिफरेंस क्या होगा, और बाकी का थोड़ा कुछ सेल्फ स्टडी, ये जो लिंक दिया है यहाँ से आपको करना है अगर आपको नहीं मिलता है डिटेल्स तो, ठीक है। चलो, एम आई क्लियर टिल दिस पॉइंट? कैमरा सर। साक्षी, पुट योर सेल्फ ऑन म्यूट। यस सर। हाँ, बताओ, एनीवन, एनी डाउट ऑन दिस?
सो वी आर डन विद यूनिट 1. जो भी करना था वो सारे हम लोगों के टॉपिक हो गए. नाउ नेक्स्ट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट इज यूनिट 2. तो यूनिट 2 के अंदर वी आर स्टार्टिंग वी सपोज टू स्टार्ट विद अ टॉपिक दैट इज डायरेक्टरी सर्विसेज. और याद रखो आफ्टर दिस पॉइंट हम लोग थोड़ा फास्ट पेस करेंगे बिकॉज आपका ग्रेजुएशन लेवल का सीएन और एमसीए में इनिशियल लेवल का सीएन सब मैंने पढ़ा दिया है, ये जितने भी अपने लेक्चर हुए उतने में. सो अब हम लोग एक्चुअल में एमसीए लेवल का चीजें चालू करेंगे. ओके, एंड आई विल बी शेयरिंग वन वीडियो लिस्ट. ओके, एक प्लेलिस्ट में शेयर करूंगा. लिनक्स प्रैक्टिकल्स है बेसिक कमांड्स के साथ में, हाउ टू इंस्टॉल एंड विच ऑल आर द बेसिक कमांड्स, रिमेंबर. तो वो मैं जो शेयर करूंगा ना वो आपको उसको रेफर करना है बिकॉज कुछ जो शेल स्क्रिप्टिंग जैसा अगर कुछ हम लोग सीखेंगे तो आपको अगर कमांड्स एग्जीक्यूट करने आते होगा तो वो शेल स्क्रिप्टिंग ढंग से आएगा. तो जिनको बिल्कुल नहीं पता है कि लिनक्स क्या होता है, इंस्टॉलेशन कैसे होता है और बेसिक एकदम बेसिक कमांड से कुछ भी नहीं पता है, उनके लिए मैं कंप्लीट एक प्लेलिस्ट शेयर करने वाला हूँ. वो आपको कंप्लीट ध्यान से ढंग से नोट्स बना लेना है, उसका मल्टीपल जगह पे वो काम में आएगा. ठीक है, सो आई पोस्ट इट ऑन अ ग्रुप, वहां से आपको रेफर करना है. एम आई क्लियर? बराबर है. तो एक टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसके लिए जो बेसिक चाहिए वो मैं शेयर कर दूंगा और उसका शॉर्ट नोट्स आप बना लेना तो आपको पता रहेगा. इंस्टॉलेशन के साथ में सब कुछ है उसमें. क्लियर है? और ये अभी जो यूनिट 1 का मैंने पीपीटी बात किया वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा. और आज अभी मैं डायरेक्टरी सर्विस यूनिट 2 चालू नहीं कर रहा हूं, कल हम लोग स्टार्ट करेंगे. सो टुमारो अगेन विल बी मीटिंग एट